तो राधे राधे मेरे शेरों, क्या बात है, अटक गए? कोई बात नहीं, मैंने आपका सबका एग्जाम शेड्यूल देख लिया है। एसकेएन यूनिवर्सिटी का सभी यूनिवर्सिटीज के लगभग थर्ड सेमेस्टर के पेपर अब होंगे, किन्हीं में मिड हो गए, थ्योरी ऐसा चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, पेपर हो रहे हैं, होते रहेंगे। बात है कि पेपर में लिख के क्या आएंगे। तो जैसा कि थंबनेल में देखा होगा, आज जो अपन बात करने वाले हैं आपके, देखो इस सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, अकॉर्डिंग टू 6 डीन कमेटी, आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जितना हो पाया, आपके बड़े भाई ने आपका साथ निभाया, और थर्ड सेमेस्टर में भी एंड टाइम में आपके लिए हम तत्पर खड़े हैं। और आज का जो अपना वीडियो होने वाला है ना, मैं ऑन कैमरा गारंटी दे रहा हूं, पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कहीं से भी पढ़ी होगी। ये एक नया सब्जेक्ट अगर देखे तो तुम्हारे 6 डीन कमेटी में कौन सा है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट। सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं है, और एक ही क्लास करेंगे पूरा सेमेस्टर, 6 महीने नहीं करेंगे, एक ही क्लास में पूरा, आज की क्लास में ही कंप्लीट कोर्स खत्म करेंगे। इसमें आपके 13 लेक्चर मेंशन किए बेटा, 13 के 13 लेक्चर पढ़ने वाले हैं। और आपके टोटल है ना 6 डीन कमेटी के हिसाब से इसमें आपके थर्ड सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट चल रहे हैं। आपका पहला तो यही चल रहा है, पहला पेपर इसी का है, नया सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, है ना, ये हो गया। और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स का है, उसके बाद में क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, खरीफ क्रॉप्स का है, क्रॉप प्रोडक्शन फ्रूट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का है, उसके बाद में फंडामेंटल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जो कि मैं करवाने वाला हूँ, नेमेटोलॉजी जो कि मैं करवाने वाला हूँ, प्रोबेटिक सॉइल्स का ऑलरेडी चल रहा है आपका, तो वो भी मैं आपको क्लास के एंड में नोट्स भी दे दूंगा। चलो आज शुरू करते हैं इसको। तो देखो क्लास शुरू होने वाली है, जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, और समझ में आएगा नहीं आएगा ये टेंशन मेरे पे छोड़ दो, इकोनॉमिक्स है, इससे आसान भाषा में पूरे यूट्यूब पे तुम्हें थर्ड सेमेस्टर की कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। और इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं, और पूरा कुछ क्लियर कर देता है, बिल्कुल भी नहीं डरना है क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, सिर्फ आज का वीडियो देख के जाना है, पूरा पेपर मस्त होएगा, हारेगा सारा बाबा श्याम हमारा। चलो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले एक बार टाइटल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है AGECON 211, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इस शब्द पे ही पूरी चीजें टिकी हुई है बेटा, इस शब्द पे ही लगभग चीजें आपकी खत्म हो जाएगी। तो मैं इसको बहुत डिटेल्स में आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा, इतना इजी वे में आपने सोचा भी नहीं होगा, है ना, एग्रोनॉमी से भी इजी में। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब होता है बेटा डेवलपमेंट, जैसे JDA, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट मतलब विकास, क्या होता है विकास, वो मेरे वाला विकास नहीं, मेरा नाम विकास है, ये है डेवलपमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, विकास। और एंटरप्रेन्योरशिप का भी पूरा मतलब बताऊंगा, पहले शब्द का टाइटल समझते हैं, आधे क्वेश्चन यहीं से छोटे मोटे क्लियर हो जाएंगे अपने। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंड का मतलब होता है और, बिजनेस का मतलब है रोजगार, ठीक है, बिजनेस का मतलब मैं व्यवसाय, रोजगार, वो सारे बिजनेस में आते हैं। अभी जब मैं टाइप्स पढ़ाऊंगा तब आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, रोजगार या फिर व्यवसाय। और मैनेजमेंट का आप सबको पता है क्या है, प्रबंधन है, क्या है बेटा, प्रबंधन। और प्रबंधन में कितनी चीजें आती है बिजनेस में यार, आप खुद सोच सकते हो कि जब अपन ने एग्रोनॉमी पढ़ा था उसमें एक शब्द देखा था कि फील्ड मैनेजमेंट, तो फील्ड मैनेजमेंट में इतनी चीजें आ रही थी, टिलेज से लेके सीड, सोविंग, फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन, इवन वीड, हर्बिसाइड, सारा उसी में आ गया था। तो मैनेजमेंट में कोई बिजनेस कर रहे हैं अपन, तो उसके मैनेजमेंट में क्या क्या चाहिए बिजनेस के लिए, आइडिया से लेके, उसकी लेबर से लेके, उसका कच्चे माल से लेके, उसकी सप्लाई, डिमांड, मार्केटिंग, कंप्लीट चीजें, पैकेजिंग और डिलीवरी तक, वो सारा मैनेजमेंट में आता है। तो वो सारी चीजें आज पढ़ने वाले हैं, निश्चिंत होकर बैठिए, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका सिलेबस है बेटा, ये सिलेबस के ऑब्जेक्टिव्स है, ये थ्योरी सिलेबस है। अगर मैं इसको अकॉर्डिंग टू लेक्चर्स अगर मैं डिवाइड करूं तो ये आपके 13 लेक्चर रहने वाले हैं बेटा, ये 13 लेक्चर रहने वाले हैं, और इनमें पूरा कंप्लीट सिलेबस है। इन 13 लेक्चर में आपका कंप्लीट सिलेबस है, और 13 लेक्चर्स की मैं बात कर लेता हूं एक बार थोड़ा थोड़ा करके। चलो पहला है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, मोटिवेशनल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योरल कंपनीज के बारे में दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट्स क्या है इसका, नीड ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ इसकी नीड क्यों पड़ी। सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इसमें 3-4 वर्ड आएंगे, मैं सारा आपको समझाऊंगा। पहला आता है उद्यम, उद्यम एंटरप्राइजेस, उद्यम क्या होता है। दूसरा आता है उद्यमी, एंटरप्रेन्योर्स। फिर आता है एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इनके बारे में बात, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता, इन तीनों शब्द पे ही पूरी आपकी ये सब्जेक्ट टिकी हुई है। क्या क्या फैक्टर्स है ये आप देख सकते हो, पूरे 13 के 13 टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं। चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा इस शब्द की, तो पहला ही क्वेश्चन यही बनता है अपने कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो किस भाषा का है। इसका मतलब तो बाद की बात है, ये है किस भाषा का, तो मैं आपको बता दूं ये किस भाषा का है, फ्रेंच भाषा का शब्द। आपके पहली चीज क्लियर, फ्रेंच भाषा से लिया गया है, फ्रेंच भाषा से लिया गया। और अभी तक यार क्लास को अगर आपके ग्रुप्स में शेयर नहीं करे हो ना, तो जल्दी से शेयर कर दो, और एक
ऐसा थंब दिख रहा है ना, उसको लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और क्लास कितनी बड़ी होगी मुझे नहीं पता, पर एंड तक देखना, पूरा कंप्लीट सिलेबस करने वाला हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यही बात करता हूँ कि यार ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या है, फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है। चलो एक चीज मेरे क्लियर होती है। आगे चलो बेटा, आगे चलते हैं, ये अपने 13 लेक्चर है। अब ये एंटरप्रेन्योरशिप देखेंगे, उससे पहले अपन देखते हैं कि एंटरप्राइज क्या होता है, उद्यम क्या होता है। उद्यम क्या होता है वो बात करते हैं। देखो, उद्यम का मतलब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ उद्यम। उद्यम ये वो वाला नहीं, ये छोटे बच्चे उद्यम करते हैं, ठीक है, जैसे आप भी कॉलेज में उद्यम करते हो, वो वाला उद्यम नहीं है। उद्यम है यहाँ पे एंटरप्राइजेस से मतलब है। और ये शब्द आपने अपने दैविक जीवन में खूब बार सुना होगा, खूब ट्रैक्टर्स पे, खूब जो अपने कंटेनर्स आते हैं उन पे, या कोई बड़ी बाट की दुकान है, कोई परचून की दुकान है, कोई राशन की किराना की दुकान, उस पे लिखा हुआ आपने देखा होगा, या फिर कोई मील चल रही है उस पे लिखा हुआ आपने देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा। पर आज मैं वास्तविक में इस शब्द का मतलब बताऊंगा, और इस शब्द के इर्द गिर्द की जो चीजें है ना, वो सारी इन्हीं में फंसी हुई है, वो सारी अपन देखेंगे। सबसे पहले बात आती है एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस का मैं खुद का ही बता दूं, जैसे मेरा अगर मैं बात करूं तो फार्मर्स लव एंटरप्राइजेस में उसको बोल सकता हूं उद्यम। उद्यम क्या होता है समझना, लाइक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। अभी मेरा भाई है गुलशन, तो वो क्या है, उसका छपाई का काम है, ठीक है। जो लेडीज वियर जो आते हैं, कुर्ती है ना, और सूट्स वगैरह जो होते हैं ना, वेस्टर्न जो कपड़े होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर वो करते हैं। तो उसने जीएसटी वगैरह ले रखी है, इसमें जीएसटी का भी अभी आएगा कि क्यों एक बिजनेसमैन को ये टैक्स वगैरह अदा करना होता है, क्या सरकारी स्कीम है, सारी चीजें बात करेंगे। थोड़ा सा स्टोरी से समझ लेंगे, क्योंकि थ्योरी पेपर है बेटा। आपको मैं इतना समझाऊंगा कि आप बहुत अच्छा खासा लिख पाएंगे, और रिलेटेड टू आपका जो क्वेश्चन पूछा है उस वर्ड के आसपास की चीजें लिखोगे, और कंफर्म नंबर आएंगे, किसी के भी बेक नहीं है जो ये क्लास देख के जाएगा, ठीक है। तो उसने करवा रखा है रजिस्टर्ड जीएसटी वगैरह, तो वो फर्म जब रजिस्टर्ड होती है तब लगते हैं। तो उसने कुकसवाल एंटरप्राइजेस के नाम से कर रखा है। एंटरप्राइजेस का मतलब होता है उद्यम या व्यवसाय, उद्यम या व्यवसाय। अब समझना क्या होता है, योजनाबद्ध तरीके से किसी व्यवसाय, योजनाबद्ध तरीके से, ऐसे नहीं कि मैं गया और मैं यहाँ, ठीक है, 4 कप लेके गया और एक केतली लेके गया, हाँ कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है, ये मेरा एंटरप्राइजेस, ऐसे नहीं। उद्यम क्या होता है, योजनाबद्ध तरीके से, कंप्लीट पूरी रणनीति बना के पूरी की, हाँ मेरे पास इतने आदमी काम करेंगे, मैं इतना इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतनी मेरी एसेट संपत्ति है, और इतना मैं इससे आउटपुट निकालूंगा इतने दिन के भीतर, ये मेरा ग्राफ रहेगा ग्रोथ का। अगर ये सब सही रहा मेरे आंकड़े, तो मैं इतने कमाऊंगा, नहीं तो मैं इतने तो कमाऊंगा ही, इससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा। उसको बोलते हैं बेटा योजनाबद्ध। इतने मेरे लेबर काम करेंगे, एक लेबर यहां से आएगी, इतने रुपए लेगी, जो मास्टर है वो इतने रुपए लेता है, उसको मैं इतने दूंगा, इतना खर्चा बचेगा, उसको क्या बोलते हैं, योजना। क्या बोलते हैं उसको, योजनाबद्ध तरीके से, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, फिर मैं सब्जेक्ट पे जाऊंगा बेटा, ठीक है। और ये पूरे में यही घूमने वाला है। एंटरप्राइजेस क्या होता है, योजनाबद्ध तरीके से किसी व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब यहाँ पे रोजगार से, किसी धंधे से, किसी रोजगार से, बिजनेस से, सेवा, अब ये सेवा क्या होता है वो भी समझाऊंगा, या उत्पादन को शुरू करने और चलाने की प्रक्रिया को उद्यम कहते हैं। पूरी योजना मैंने बनाई, लाइक मैंने अभी मैं अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ फार्मर्स लव, तो इसके लिए पूरी योजना कि ठीक है मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, मेरे ये टीचर्स ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इस क्लास को मैं इस टाइम दूंगा, बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पे मैं क्लासें दूंगा, बच्चों से मेरे को ये मिलेगा, मैं बच्चों को ये फ्री में दूंगा, इतना मेरा नुकसान है, और इसको सक्सेसफुल ये रणनीति बना के चलाने को क्या कहते हैं, उद्यम। इसको सक्सेसफुल रन करने को ही उद्यम कहते हैं। उसमें सेवाएं, अब देखो क्या होता है, व्यवसाय हो गया एक तो बिजनेस, कोई मैं चीज बना रहा हूं, एक होता है सेवा, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं कुछ बना के नहीं दे रहा, मैं आपको मेरे ज्ञान से, मेरे कौशल से, मेरे स्किल्स से, मेरे नॉलेज से आपको कुछ चीजें आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहा हूं। हो सकता है मे बी आप इसके बदले में मेरे को कुछ दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, पर मैं आपको क्या दे रहा हूं, सेवाएं। तो सेवाओं में अपने क्या क्या आता है, जैसे अपने सैलून वाले हैं, कटिंग करने वाले, वो सेवाओं में आते हैं, ठीक है। अपने स्कूलें हैं वो सेवाओं में आती है, कॉलेजेस हैं वो सेवाओं में आती है, टीचिंग है वो सेवाओं में आती है, चिकित्सा है वो सेवाओं में आता है, ठीक है। उसके बाद में देखो उत्पादन, प्रोडक्शन में क्या है, एग्रीकल्चर जो अपनी है ना खेती, वो भी उत्पादन में आती है। इस खेती से कुछ और बना के बेच रहा है, वो भी उत्पादन में आता है। कपड़े बना के बेच रहे हैं, कोई चप्पल की फैक्ट्री है, किसी के पत्तल ढोने की फैक्ट्री, किसी के माचिस की फैक्ट्री, वो सारे उत्पादन में आते हैं। तो इसको सबको योजनाबद्ध तरीके से शुरू करते हैं, उसको एंटरप्राइजेस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उद्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, उद्यम बोलते हैं। एक चीज क्लियर कि उद्यम क्या होता है, तो आपको अगर डेफिनेशन आएगी इसकी बेटा छोटे क्वेश्चन से, अपने को सीधा सा ये क्लियर करना है कि उद्यम क्या होता है, पूरे योजनाबद्ध तरीके से एक रोजगार को, एक व्यवसाय को चलाना, व उसको सक्सेस करने की जो क्रिया होती है उसी को उद्यम कहते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से देखेंगे और आगे बढ़ेंगे जल्दी से। मैं कॉन्सेप्ट्स पे काम करता हूं, देखो इससे बढ़िया बढ़िया नोट्स आपको खूब जगह मिल जाएंगे, लिखे हुए बथेरी पीडीएफ मिल जाएगी यार बेटा, कोई कमी नहीं है कंटेंट की। और मेरे बहुत सारे वीडियो भी मिल जाएंगे सेम टेक टाइटल से, लोग बाग बहुत कॉपी करते हैं, डालते रहते हैं व्यूज के लिए, है ना।
पर जो मैं चीजें समझा रहा हूं वो अगर कहीं मिले तो आके मेरे को कह के जाना वीडियो एंड तक देखने के बाद, ऐसे शुरू के 4 मिनट में जज मत करना, ठीक है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब देखते हैं इसकी विस्तृत डेफिनेशन थोड़ा डिटेल्स में। जब कोई व्यक्ति, समझना इसको, मैं डेफिनेशंस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं, आगे तो कुछ भी नहीं आपको ऐसे ही समझ में आएगा। जब कोई व्यक्ति पैसा, क्या बेटा, रकम, पैसा, समय, उसका क्या, टाइम, समय, तकनीक, क्या, टेक्नोलॉजी, क्या बेटा, तकनीक, तकनीक, टेक्नोलॉजी, मशीनें, मतलब मशीनें, ठीक है, सामग्री हो गई, कच्चा माल और श्रम जैसे संसाधनों का, श्रम का मतलब हो गया बेटा मजदूरी, अकेला तो करेगा नहीं, बड़ा बिजनेस करेगा और लोगों को भी रोजगार देगा। श्रम जैसे संसाधनों का उपयोग करके लाभ कमाने और लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए संगठित व्यवसाय शुरू करते हैं, उसे उद्यम या एंटरप्राइजेस कहते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि मेरे भाई ने गुलशन है कुकसवाल एंटरप्राइजेस के नाम से आप सर्च करोगे आ जाएंगे। तो अभी देखो उसके पास जैसे 70 मजदूर काम कर रहे हैं, यूपी एमपी हर जगह के, कुछ मास्टर्स हैं, कुछ कटिंग काटने वाले हैं, कुछ कपड़े में सिलाई करने वाले हैं, कोई माल को लेके जाने वाला है, कोई परफॉर्मा बनाने वाला है। तो इसमें देखो क्या क्या ये सारी चीजें लग रही है। जब कोई व्यक्ति, ये मेरा भाई है व्यक्ति, मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ, सपोज दैट, है ना, ये व्यक्ति, इसने पैसा इसमें लगाया, जैक की मशीनें आती है 8-8 हजार की, वो इसने मशीनें लगाई 70, इन्वेस्ट किया। दूसरा देखो समय, इसको पहले इस काम को सीखा, 2 साल इस काम के अंदर रहा, फैक्ट्री रेंट पे दे रखी थी तो वहां से सीखा, रेंट पे दिया, समय भी दिया। मशीनें, तकनीक और मशीनें, तकनीक और मशीनें आ गई ना, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स आ गए। इसके बाद में कच्चा माल, कच्चा माल कहां से लेते हैं, जो आपके वी मार्ट, डी मार्ट, मॉक्सी, ये कंपनियां हैं, इनसे हमारे कोलैब किए हुए, तो इनसे हम क्या लेते हैं, कच्चा माल लेते हैं। और कच्चा माल में हमारे पास धागा तो आएगा नहीं, क्या आएगा, उनके साइज और उनके डिजाइन आएंगे, उनके ग्राफिक्स आएंगे कि इस हिसाब से सूट बनाना है, इस हिसाब से कुर्ती बनेगी, इस हिसाब से जो भी इनके वेयर्स है वो बनेंगे, ठीक है, वो हो गया कच्चा माल। श्रम जैसे संसाधन, श्रम का मतलब इतने मजदूर मेरे पास काम कर रहे हैं, वो क्या है, सारा श्रम में आता है। किसमें आता है बेटा, श्रम में आता है। का उपयोग करके लाभ कमाते हैं, हम लाभ भी कमाते हैं, पर पीस पे हमारा आराम से 100 रुपए, 80 रुपए, 60 रुपए, अलग अलग कंपनीज की पॉलिसी होती है, वो बच रहे हैं, ठीक है। मजदूरों की तनख्वाह काटे बिना वो सारा खर्चा काटते हैं, तो 20-30 रुपए पर पीस पे बच रहे हैं। सपोज दैट, मैं समझाने के लिए चीजें बता रहा हूँ, तो खुद का लाभ कमा रहा हूँ और लोगों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। वो कपड़े पता नहीं कितने डी मार्ट्स में, कितने वी मार्ट्स में जाते हैं, कितनी माताएं बहनें उनको पहन रही हैं, उनकी जरूरतें पूरी होनी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अप हो रहा है, ठीक है। जरूरतें पूरी करने के लिए संगठित व्यवसाय, संगठित का मतलब 4-5 लोग मिलके कंपनीज का, डी मार्ट का, कस्टमर का, रिटेलर का, सब चीजों का इसमें संगठित है, वो शुरू करता है, उसको क्या कहते हैं, एंटरप्राइजेस या उद्यम कहते हैं। मुझे नहीं लगता इसके ज्यादा और कुछ समझाने की आपको जरूरत पड़ेगी, बहुत आसान भाषा में। जिस काम को प्लानिंग करके, पूंजी लगा के, जिस काम को प्लानिंग करके, पूरी प्लानिंग के साथ, पूंजी लगाकर और मैनेजमेंट के साथ चलाया जाता है, वही उद्यम कहलाता है। उद्यम के प्रकार देखो, आकार के आधार पे 3 प्रकार के हो सकते हैं। अभी पूरी चीज समझेंगे आप, आराम आराम से चलना, है ना। उद्यम के प्रकारों को समझना, एंटरप्राइजेस के जो टाइप्स हैं वो देखो आकार के आधार पे। अब इस पे आपको बड़ा मजा आएगा। पहला है माइक्रो एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म उद्यम। आपने देखा होगा बहुत छोटा, आपने, अब तो ये बहुत बंद हो गया, अगर सिटी एरियाज में जाओगे ना, जयपुर में, तो छोटी सी दुकान है ना, वहां पे लघु उद्योग के नाम से आपको कुछ महिलाएं अपन ऊनी का कुछ बुन रही होगी, कोई बूढ़ा आदमी है जो मशीनों से कुछ काम कर रहा है, कुछ वो जो पंखा हवा डालने का आता है वो बनाते हैं, वो किसमें आते हैं, स्मॉल बिजनेस। उनके पास इतने ना तो मजदूर है, ना उतनी मशीनें हैं, ना उनके पास इतनी टेक्निक्स है, ना इतनी जगह है, ना इतना इन्वेस्टमेंट है, वो खुद की रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, खुद के स्तर पे, उसको बोलते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस। उसके बाद में आता है लघु, स्मॉल, छोटा व्यवसाय, 1-2 लोग घर घर के कर रहे हैं। फिर आता है मध्यम और फिर आता है बड़ा। मध्यम एंटरप्राइजेस का मतलब होता है लाइक अभी अपना फार्मस लोग मध्यम एंटरप्राइजेस है। कैसे, मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ 7-8 लोगों की टीम काम कर रही है, उनका भी घर चल रहा है और उनको मैं सैलरी दे रहा हूँ, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सब सेटिस्फाई हैं, ठीक है। और इससे बड़ा, इस हाई लेवल पे हो जाता है, वो हो जाता है बड़ा, ठीक है। तो ये हो गया आकार के आधार पे उद्यम के प्रकार। अब आगे देखना कार्य के आधार पे। अब यहाँ पे सेवा मतलब, ये स्लाइड आपको लेने की जरूरत नहीं थी, पर मैंने इसीलिए लिया आपको कुछ चीजें समझाने के लिए। इसमें देखो कार्य के आधार पे उद्यम के प्रकार, वो तो था साइज के आधार पे। इसमें देखो उत्पादन उद्यम, मैंने बताया था मैन्युफैक्चर यूनिट्स, उत्पादन लाइक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम, उसको बना रहे हैं बेटा। इसमें जैसे कि बिस्किट फैक्ट्री हो गई, कपड़ा फैक्ट्री हो गई, जींस फैक्ट्री हो गई, कोई बैग की फैक्ट्री हो गई, कोई सॉस, केचप, कुछ भी प्रोडक्ट जो अपन यूज कर रहे हैं कच्चे माल से मैन्युफैक्चर होके बन के आ रहा है, तो उसको वो आएगा उत्पादन उद्यम में। फिर आता है व्यापार उद्यम, ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, जैसे कि दुकान हो गई, मंडी की, मंडी होती है मंडी, अपने कृषि मंडी में दुकान हो गई, वो किस में आ गए, ट्रेंडिंग में आ गए। उसके बाद में आता है सेवा उद्यम, सर्विस एंटरप्राइजेस, जैसे कि सैलून, कोचिंग, हॉस्पिटल्स, ये किस में आते हैं, सेवाएं में।
कहते हैं ना प्रशासनिक सेवाएं, तो प्रशासनिक सेवाओं का मतलब ये होता है वो कुछ आपके लिए बना नहीं रहे, आपको सेवाएं दे रहे हैं। हो सकता है व्हीकल सेवा वो हो सकता है मेडिकल सेवा वो हो सकता है वो हेल्थ इश्यूज के लिए हो सकता है वो कटिंग के लिए हो सकता है जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई टीचर है सरकारी, तो वो सेवाएं देता है। सरकारी डॉक्टर है, सेवाएं देता है। एक फौजी है, वो क्या करता है, अपने को सेवाएं देता है, तो वो आता है सेवाएं में। तो ये क्या है, 3 प्रकार के उद्यम हो गए कार्य के आधार पे। साइज के आधार पे मैंने 4 प्रकार के बताए, स्मॉल, माइक्रो, मीडियम और लार्ज। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। उद्यम के उद्देश्य। भाई तो आपने कहा कि यार भैया प्लानिंग कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, पर इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं ये सब चीजें। इस सब्जेक्ट को समझने से पहले ये चीजें समझना जरूरी है। अब तो सब्जेक्ट तो ऐसे समझना, आगे तो पानी की तरह जाएगा। उद्यम के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइजेस, आर्थिक उद्देश्य। सबसे पहला ही जब मैंने डेफिनेशन बताई थी उसमें एक चीज गई थी कि समाज की या लोगों की जरूरतें पूरी करते हुए लाभ भी कमाते हैं, हम हर पीस में पैसा बचाते हैं, ये चीज मैंने बोला। ठीक है, तो क्या सबसे पहला है आर्थिक उद्देश्य। भाई बाप ना बेटा, सबसे बड़ा रुपया। घर में इज्जत पैसे से ही होती है, ये कहने की बात नहीं है पर सत्यता है। आज के जमाने में पैसा है तो आपके पास सब कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहला ही होगा इसमें आर्थिक उद्देश्य, इकोनॉमिक गोल हो गया। इसमें लाभ कमाना, उत्पादन को बढ़ाना, बाजार में टिकना, खुद की ब्रांडिंग करना। सामाजिक उद्देश्य भी है, लोगों को रोजगार देना। अब मैं मेरा छोटा सा इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ ऑनलाइन, मैं अकेला तो हूँ, इसके अलावा मैं 7 लोगों को भी रोजगार दे रहा हूँ, उनको भी मैं सैलरी देता हूँ, कम देता हूँ ज्यादा देता हूँ पर देता हूँ। समाज को जरूरी सेवाएं देना, मैं भी मेरे कृषि समाज जो है उसको जरूरी सेवाएं दे रहा हूँ। आपको इस क्लास की नीड थी, मैंने दी, तो ये एक प्रकार से सेवा हो गई बेटा। अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद देना, अच्छी गुणवत्ता तो तुम्हें पता ही है, फार्मर्स लॉ मतलब क्वालिटी और ट्रस्ट। और कंटेंट की तो तुम बात ही छोड़ दो, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई अपनी उद्यम की। अब बात आती है बेटा एंटरप्रेन्योरशिप। पहले तो अपने एंटरप्राइजेस देखा कि एंटरप्राइजेस क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, आकार के आधार पे और काम के आधार पे। ठीक है, अब देखते हैं क्या एंटरप्रेन्योरशिप उसी से बना हुआ है। एंटरप्रेन्योर से ही आगे शिप लग गया इसमें, और शिप का मतलब होता है, यहाँ पे देखो, शिप का मतलब होता है गुण, क्षमता या प्रोसेस। ये एक शब्द और लग गया उसमें, मैंने पहले वो इसीलिए समझाई थी, आते ही मैं ये डायरेक्ट इसीलिए नहीं पढ़ा रहा था, पहले वो चीज आपको समझाई। अब इसमें देखो आप बेटा, हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप शब्द 3 शब्दों से बना हुआ है। पहला है एंटर, अंदर जाना या आरंभ करना, किसी चीज को आरंभ करना। दूसरा है टेक, मतलब लेना, ट्रेंडर मतलब लेना। और तीसरा है शिप या गुण या क्षमता, किसी चीज को स्टार्ट करके उसको एंड तक ले जाने की क्षमता को अपन कहेंगे। सिंपल वर्ड में देखो, नई चीज की शुरुआत करने और जोखिम उठाकर उसे सफल बनाने की क्षमता को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अब एक चीज आप देखोगे बेटा, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ऐसा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बड़ा मजा आएगा तुम्हारे को। किसी तुमने कोई लोगों की फेसबुक या इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी होगी, तो आपने प्रोफाइल में देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे डालते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर देखा होगा कि एंटरप्रेन्योर हूं, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो एंटरप्राइज को रन करता है, समझना। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो एंटरप्राइज को रन करता है। उद्यमी कौन होता है, जो उद्यम को चलाता है, और उद्यम को सक्सेस करना, रिस्क लेना, उस पर काम करना, वो क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। 3 शब्द हैं, इन तीनों पे पूरी आपकी टिकी हुई है, समझना। बिजनेस मैनेजमेंट बाद में आएगा, पहले आपको ये चीज समझना है कि बिजनेस होता क्या है, करने वाले वो क्या कह रहे हैं, और जब सक्सेस कर देंगे तब क्या कह रहे हैं। 3 चीजें समझना, दोबारा से रीटेक लेते हैं अपन। सबसे पहले अपने पास है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब हो गया वह कोई भी ऐसा बिजनेस, रोजगार, व्यवसाय जिसमें अपन मेहनत, पैसा, पूंजी, समय, तकनीक, मशीन और श्रम, ये सारी चीजें लगाते हैं, लेबर लगाते हैं, फिर उससे अपना भी भला करते हैं, लोगों का भी भला करते हैं, और उसको सक्सेस करते हैं, रिटर्न निकालते हैं, उसको उद्यम बोलते हैं। उद्यम के प्रकार हमने देखे कि 3 प्रकार का था। ठीक है, एक तो सेवाओं का, एक उत्पादन का, और एक क्या देखा अपन ने, मैन्युफैक्चर का। ठीक है, 3 अपन ने देख लिए। उसके बाद में आकार के आधार पे अपने 4 प्रकार का देखा, सबसे स्मॉल, माइक्रो, उसके बाद में अपने देखा मीडियम और लार्ज, वो चलो वहां पे हो गई। फिर आता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्राइज के बाद में एंटरप्रेन्योरशिप, इसको समझना। नई चीज को शुरू करने और जोखिम उठाकर मतलब रिस्क। जोखिम का मतलब होता है बेटा, रिस्क है तो इश्क है, इश्क तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आप अपन कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ोगे किसी भी बिजनेस में, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो पहले बहुत अच्छी चलती थी, स्पाइस है, नोकिया है, और भी बहुत सारी मेजर कंपनीज है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो पहले बहुत अच्छे चलते थे, पर उन्होंने रिस्क नहीं लिया। रिस्क कैसे नहीं लिया, वो लग रहा था संतुष्ट थे कि यार मेरा चल रहा है, मेरी रोजी रोटी हो रही है, मैं क्यों चेंजेस करूं। तो उन्होंने ना तो बदलाव करे टाइम के अनुसार, ना उन्होंने और कोई रिस्क लिया, नई फैकल्टी लाए, नए कोई अपडेट करे,
तो वो चीजें आज लुप्त हो गई। तो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को अगर सक्सेस करना है तो रिस्क तो बहुत जरूरी है, और नई चीज, हमेशा नई चीज, पुरानी है उस पर नहीं, नई चीज। अब समझना, मजा आएगा, डूब जाना इस सब्जेक्ट में तुम, कि नई चीज शुरू करने और उसमें जोखिम उठाकर उसे सफल बनाने की क्षमता को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। उसे सफल, ऐसे नहीं सक्सेस नहीं हुआ। एमबी चाय वाला आपने सुना होगा, सुट्टा बार वाला आपने सुना होगा, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं यार, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, जिन्होंने कोई नई चीज, कोई रेडी लगा के रोड पे बेच रहा है, कोई बीटेक करके चाय बेच रहा है, वो क्या कहते हैं कि स्टार्टअप कर रहा हूं। वो स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप सेम सेम से वर्ड है, क्योंकि उसमें भी क्या करते हैं, किसी नई चीज को, किसी नई, स्टार्टअप एक कूल वर्ड हो जाता है कि किसी नई चीज को मैं मेरी स्किल्स, मेरी मेहनत, मेरा पैसा, मेरा समय लगा के इसको मैं एक रिस्क लेके क्या मुकाम तक पहुंचा रहा हूं, और इससे मैं लोगों को या तो उत्पादन दे रहा हूं या सेवाएं दे रहा हूं और खुद भी लाभ कमा रहा हूं। दैट कॉल एंटरप्रेन्योरशिप। और उसको करने वाला एंटरप्रेन्योर, और उसको क्या कहेंगे जो काम, उसको एंटरप्राइज। क्या बोलेंगे बेटा? एंटरप्राइज। ठीक है, समझो इस चीज को, बड़ा मजा आएगा इसमें। अभी तो स्टार्ट किया आपने कि नई चीज शुरू करने और जोखिम उठाकर उसे सफल बनाने की क्षमता को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। बहुत आसान भाषा में समझो, कोई नया काम सोचना। सबसे पहले मेरे पास जैसे आइडिया आया, मैं आज बैठा हूं, कल रात की मैं तुम्हें बात बताता हूँ, घर की बात। मेरी कल घर पे बात हो रही थी बड़े पापा से, तो उन्होंने बोला कि अपने इतनी इतनी ट्रॉली भरी है अब की बार मूंगफली में, तो सीरी था नहीं, पूरी अपनी रहेगी, इतना इतना भाव चल रहा है, M13 को अपन बेच देंगे, उनको बीज के लिए रखेंगे। तब मैंने उनसे बात करके मैं बैठा था, मेरे को आइडिया आया एक कि यार अपन परंपरागत खेती अपनी चल रही है ना, पर इसको थोड़ा सा ट्रेडिशनल चल रहा है, मॉडर्न फार्मिंग में अगर कन्वर्ट करते हैं तो अपने को बीच के बिचौलियों को खत्म करना पड़ेगा। तो अपन डायरेक्ट अगर अपनी मूंगफली को कहीं पे बेचें, तो ये क्या नई सोच आई मेरे पास। यहाँ पे देखना, कोई नया सोचा मैंने, कि सोचा तो सोचते ही मैंने देखा कि मूंगफली से क्या क्या बन रहा है। तो मैंने रिसर्च किया, रिसेंटली 2 लड़के हैं, उन्होंने मूंगफली से पीनट बटर में बनता है ना, तो एक बहुत ही अच्छी नई कंपनी बनाई है जिसमें बिल्कुल जैविक रूप से, मतलब पीनट बटर वो बना के बेच रहे हैं, बिल्कुल प्योर वाला, जिसको कह सकते हैं चॉइस कैरेट। तो मूंगफली से उन्होंने पीनट बटर बनाया, ठीक है। तो मैंने ये सोचा, पहले तो सोचा कोई नया काम सोचा, फिर उसे शुरू कर लूं, अब मैं उसके ऊपर काम करूं, रिसर्च करूं, शुरू करूं, उसमें पैसा लगाऊं, मशीनें लगाऊं, मेहनत करूं उसमें, और उसको सफल पहुंचा दूं, और एक दिन एक ब्रांड बना दूं, तो वो क्या कहलाएगा बेटा मेरा? यही उद्यमिता है, यही एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। यही क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। कोई नई चीज के बारे में सोचना, उसके ऊपर एनालिसिस करना, उस पर रिसर्च करना, उस पर समय देना, उस पर तकनीकी ज्ञान लेना, उस पर मेहनत करना, उसमें मशीनरी की हेल्प लेना, टेक्निकल हेल्प लेना, उसमें श्रम मजदूरों की हेल्प लेना, उसमें इन्वेस्टमेंट पैसा लगाना, देन उससे आउटपुट लेना, खुद भी लाभ कमाना, खुद का भी लिविंग स्टैंडर्ड अप करना, और आसपास के लोगों को भी रोजगार देना। और जो चीज उससे बना रहे हो सकता है उससे आप सेवाएं दे रहे हो सकता है कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो सकता है कुछ प्रोडक्ट आप बना रहे हो, पर उससे क्या है, समाज को भी आप सेवाएं दे रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? उसको सक्सेस एक ब्रांड के रूप में आपने आप कर दिया, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे बच्चा? एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा। चलो बेटा आगे चलते हैं। मुझे नहीं लगता एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन आएगी और आप गलत करके आओगे, फिर भी एक बार और देख लो। कोई नया काम सोचना, उसे शुरू करना, उसमें पैसा और मेहनत लगाकर सफलता तक पहुंचाना ही उद्यमिता कहलाता है। उद्यमिता क्या है, कॉन्सेप्ट समझो। अब समझते हैं, अब यहां से अपना क्लास चालू होता है, यहां तक मैं समझा ही रहा था। अभी तो मैंने एक चीज तो बताई नहीं है इसमें, एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं वो आगे आएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप समझते हैं पहले पूरी, फिर एंटरप्रेन्योर को समझेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इन सब चीजों को रन कर रहा है। अभी आपने देखा ये एक चीज जिसमें कोई व्यक्ति, इसको समझो एक बार, इसको समझना बेटा, बड़ा मजा आएगा तुम लोगों को। उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका? देखो, उद्यमिता वह क्षमता है, वह कैपेसिटी है, वह क्षमता है जिसमें कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल या डायरेक्ट कोई पर्सन, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे। कोई व्यक्ति, कोई पर्सन नया काम शुरू करता है, उसमें क्या करता है? जोखिम उठाता है, नए नए अवसर खोजता है, नई नई पॉलिसीज लगाता है, मेहनत करता है, पैसा लगाता है, ठीक है, रोजगार, श्रम लगाता है, उसमें मजदूर लगाता है, उसमें मशीनों का यूज करता है, उसमें तकनीकी का यूज करता है, और लोगों के लिए रोजगार व मूल्य बनाता है, उसको क्या कहते हैं? उद्यमिता कहते हैं। अब ये जो बंदा एक आया है इसमें बच्चा, कि जिसमें कोई व्यक्ति, ये सब कौन करेगा? एक आदमी करेगा, कोई व्यक्ति करेगा, और वो व्यक्ति क्या कहलाता है? उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योर। आप देखना बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं इंस्टाग्राम पे जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उन्होंने नई नई, डोली चाय वाला क्या है? एक एंटरप्रेन्योर ही है वो, एक तरीके से अगर अपन कह सके। एमबीए चाय वाला, सुट्टा बार वाला, वो क्या है? सब एंटरप्रेन्योर है। उनकी प्रोफाइल में जाके देखना, यंग एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ उन लोगों ने। एंटरप्रेन्योर का मतलब वही है कि मैं वो आदमी हूं कि मैंने कुछ नया सोचा है, देन मैंने उस पर रिसर्च किया है, मैंने उसमें पैसा लगाया, मैंने रिस्क लिया है, मैं नए नए अवसर देखा हूं, और फिर रिस्क तो लिया जो लिया है, मैंने उसको क्या
मुकाम तक भी पहुंचा है, खुद भी लाभ कमाया, लोगों को भी रोजगार दिया और लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊपर किया, सेवाएं भी मैं दे रहा हूँ, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर भी मैं कर रहा हूँ, देन दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। और जो करने वाला बंदा है दैट कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। और उस चीज को, उस रोजगार को, उस व्यवसाय को क्या कहेंगे? एंटरप्राइज। ओके, चलो क्लियर। सरल शब्दों में देखो, समस्या को देखकर, समस्या आ रही है कि नहीं को, तो समस्या को देखकर समाधान करने वाला बिजनेस बनाना ही उद्यमिता कहलाता है। बहुत इजी भाषा में है। आगे चलते हैं बेटा इसी में, उद्यमी क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, अब आएगा मजा। और ये टॉपिक क्लियर होने के बाद में फिर अपन फ्लो में अपने पूरे 13 के 13 क्लासेस कंप्लीट कर लेंगे। चलो बेटा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी और बहुत प्यार प्रेम से करना है, ठीक है। उद्यमी क्या होते हैं, उद्यमी या एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वह व्यक्ति, कौन व्यक्ति? वही मैंने पहले ही बता दिया, जो नया काम शुरू करता है, संसाधनों का सही उपयोग करता है। अब संसाधन भी 2-3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। टेक्निकल ले रहा है, नेचुरल संसाधन, जैसे कोई किसान है, मैं खेती कर रहा हूं तो मैं नेचुरल संसाधनों का यूज करूंगा। नेचुरल में क्या है, मेरे पास सोइल है, सीड है, हवा है, बिजली है, पानी है, प्रकाश है, तो उनका मैं सही उपयोग कर रहा हूं। और कोई प्राइवेट काम कर रहा है तो उसके पास कंप्यूटर है, उसका वो सही उपयोग कर रहा है, मोबाइल उसका सही उपयोग कर रहा है, इंटरनेट उसका सही उपयोग कर रहा है। ये सब किस में आते हैं? रिसोर्सेज में तो आते हैं बच्चा, संसाधनों में तो आते हैं। तो वह व्यक्ति, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वह व्यक्ति। आप भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, मैं आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज दूंगा। बहुत, मैं कॉलेजों में आऊंगा तुम्हारे लोगों से मिलने, एक बार यूजी वाले बच्चे आ जाए, सब कॉलेजों में आऊंगा, तुम मेरे को बताना किस किस में पहले आना है, ठीक है, तुम मिलोगे ना मेरे से। वह व्यक्ति जो नया काम शुरू करता है, संसाधनों का सही उपयोग करता है, योजना बनाता है, प्लानिंग करता है, प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है, और क्या करता है, और सफलता के लिए जोखिम लेने के लिए तैयार रहता है, रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है, ये बंदा क्या कहलाएगा? आपका एंटरप्रेन्योर कहलाएगा बच्चा। क्या कहलाएगा? एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। वह व्यक्ति जो नया काम शुरू करता है, संसाधनों का सही उपयोग करता है, योजना बनाता है, प्रबंधन करता है। अब देखो, प्रबंधन बनाएगा तो इसमें क्या, आपका समय और पैसा और श्रम, तीनों चीज, मनी आपकी है ना, और श्रम और टाइम, ये तीनों चीज इन्वेस्ट करेगा। और सफलता के लिए क्या करता है? रिस्क लेता है। बिजनेस में हमेशा रिस्क रहता है। मैंने जब मेरा फार्मर्स लॉ पे, मैं कह रहा हूँ, अभी मैंने नया कोर्स शुरू किया था ना, मून स्टार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, बहुत प्यारा रिस्पॉन्स रहा है, बच्चों का प्यार भरोसा रहा है। वो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप की रिस्क था। कैसे? क्योंकि मैं जब वो शुरू किया था उसके बाद ही मेरे पास जो बहुत ही नामी, जिनको आप कहते हो, उन सब इंस्टीट्यूट्स के ऑफर्स थे मेरे पास, और बहुत अच्छे पैकेजेस पे, बहुत अच्छे पैकेजेस पे, 1,80,000 पर मंथ के हिसाब से। पर वो मैंने छोड़ के, मेरे सेविंग्स के जो 4-5 लाख रुपए थे वो मैंने उसमें डाले, मैं लोगों को वो डाले, जो डाले, खुद मेहनत कर रहा हूँ, इतने सारे नए बोर्ड सेटअप, स्टूडियो मैंने बनाया। वो क्या हो गया, स्टूडियो मैंने बनाया तो सारी मशीनें क्या हो गई, मेरा टेक्निकल चीजें हो गई, मशीनें हो गई, है ना। और मैंने उसमें किराया लिया, फ्लेट, ठीक है, इतने 5 लाख के मैंने सामान लगाए, वो इन्वेस्टमेंट हो गया। समय उन सबको सेटल करवाया, योजना बनाई कि मैं ऐसे ऐसे कोर्स प्लान करूंगा, प्लेटफॉर्म बनवाया, वेबसाइट बनवाई, वो सारे इन्वेस्टमेंट हो गए। उसके बाद में कुछ नया मैंने ट्राई किया, रिस्क मैंने लिया, अगर वो नहीं चलता तो मैं तो दोनों साइड से गया, 5 लाख रुपए भी नीचे गया और वो जो ऑफर आ रहे थे वो भी छोड़ दिया। पर वो चला, उसको मैंने सक्सेस किया और लोगों के काम आया, सर्विसेज दी, तो वो क्या कहलाता है? एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप कहलाई। मैं क्या कहलाया? एंटरप्रेन्योर। और जो मेरा काम है फार्मर्स लव, वो क्या कहलाया? एंटरप्राइजेस। तो फार्मर्स लव एंटरप्राइजेस हो गया, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं बेटा, रिस्क तो आपको लेना पड़ता है इसमें, आगे बात करते हैं। अब इसके देखो उद्यमी के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर में क्या क्या गुण होने चाहिए? जो तुम्हारे भाई में है ना, वो सारे के सारे होने चाहिए। अब तुम्हारे भाई में कौन कौन से गुण है देख लो, इनसे ज्यादा ही मिलेगा एक गुण, ठीक है। चलो, जोखिम उठाने की क्षमता फुल है भाई, फुल रिस्क है अपन, रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। और मैं इश्क का राजा हूं, तू इश्क की रानी है, ठीक है। ये दौर जवानी है, वैसा कुछ आता है, वो दौर बचपन का था, ये दौर जवानी है, आई डोंट लाइक, ठीक है, पता नहीं क्या था, पर ठीक है, रिस्क है ना। तो सबसे पहले जो बिजनेस करने वाला बंदा है, नया बंदे रिस्क लेते हैं, पुराने बंदे बहुत कम लेते हैं। और जो पुराने बंदे रिस्क लेते हैं ना बिजनेस में, वो बहुत किंग होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए, नवविचार, ऐसा नहीं सारे दिन रील्स ही देख रहा, उसको पूरा इनोवेटिव होना चाहिए, दूरदर्शिता, विजन उसका क्लियर होना चाहिए कि यार 3 महीने में कोर्स करवा दूंगा, बच्चों को बिल्कुल अच्छा मैटर दूंगा, बच्चों को सेटिस्फाई करूंगा, इस मेरे मैटर में से क्वेश्चंस फंसेंगे, वो होता है विजन। कोई भी धंधा कर रहे हो आप कि नहीं, मैं ये क्लास बन रहा हूँ, इसका मेरा कंप्लीट विजन है कि इसको 10 बच्चे भी देख के जाए, पर जो देख के जा रहा है उसके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, बैक तो किसी हालत में नहीं आएगी। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, फुल्ली कॉन्फिडेंस था तब मैंने 1,80,000 की नौकरी को ठुकराया, ठीक है। फुल्ली कॉन्फिडेंस हूं तब तुम्हारे सामने कोई भी सब्जेक्ट लेके खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि मेरे को खुद पे भरोसा है, मेरे कंटेंट पे भरोसा है। आत्मविश्वास जरूरी है। मेहनती और अनुशासित, मेहनती तो इतना हूं, अब क्या बताऊं खुद के मुंह से, मेहनती तो बहुत है, सुबह से मेहनत कर रहे हैं। और अभी
फील्ड पे रहते हैं पूरा पूरा दिन, है ना, ऐसा कलर हो गया है, तो मैं क्या बताऊं मैं। तो मेहनत जारी है, रात को 3-3 बजे भी मैंने क्लास रिकॉर्ड करी है 4-4 घंटे की अकेला कैमरे के सामने। तो मेहनत और अनुशासित, समस्या और समाधान कौशल, स्किल्स, समस्या और समाधान कौशल में किसी और का नहीं, मेरे उदाहरण दे रहा हूँ। अभी मैं एमपीसी क्लास से कर रहा हूँ, आते ही कैमरा टेढ़ा लगा हुआ था, अभी भी थोड़ा बहुत टेढ़ा लगा हुआ, अगर आप देखोगे गौर करके। तो ये समस्या आ गई मेरे पास, तो मेरे को इतना इसका समाधान मालूम होना चाहिए कि रिमोट से मैं कैसे इसको एडजस्टेबल करूंगा, या फिर रिमोट से नहीं हो रहा है तो फिर मैंने वहां पे थोड़ा सा क्या है, कागज समेट के पत्ती लगा दी, तो इस साइड से ज्यादा हो गया, ठीक ठाक हो गया। तो ये होता है समस्या का समाधान और कौशल। लीडरशिप और टीम वर्क, लीडरशिप कर रहे हैं तब अपने अंडर 6 टीचर और पढ़ा रहे हैं। टीम वर्क मतलब 6 बंदों के साथ। संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है हमारी, ठीक है। निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय 1 नंबर डिसीजन मेकिंग है। मेंटरशिप बेच और चला रखा है। और क्या मुझे बीएससी करना चाहिए, क्या मेरे को एमएससी करना चाहिए, एमएससी किस सब्जेक्ट से करूं, ऐसे वीडियोस हमने डाले, उन पे 1-1 लाख व्यूज है। एग्रीकल्चर में 1 लाख बच्चे देख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो हम डिसीजन मेकिंग में उनकी मदद कर रहे हैं। धैर्य और निरंतर प्रयास, पैसेंस इतना है, समंदर है, ठीक है, ठंडा समंदर, कौन अपने बारे में क्या कह रहा है उस पर भरोसा ही नहीं है अपने को, खुद पे। निरंतर मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो मैंने ये मेरे उदाहरण से आपको समझा, एक बार दोबारा समझा देता हूँ मेरे बच्चा, आप में भी ये सारे गुण होने चाहिए, अगर नहीं है ये गुण तो विकसित कर लेना। क्या अभी देखो जो जेनजी जनरेशन आ रही है उसमें सारे गुण है, जोखिम उठाने की क्षमता है, नवाचार है, दूरदर्शिता है, आत्मविश्वास फुल है, मेहनती और अनुशासितता में थोड़ी सी क्या है, डाउन है। समस्या और समाधान में वो जुगाड़शिप कर लेती है, लीडरशिप भी कर लेती है। टीम वर्क में उनके क्या है, थोड़ी सी लड़ाई होती है, वो किस वजह से होती है, संचार उनका अच्छा है, निर्णय लेने की क्षमता उनकी अच्छी है। धैर्य और निरंतर प्रयास, प्रयास भी वो कर लेते हैं, पर ये जो धैर्य शब्द है ना, पेशेंस, वो नहीं है उनके पास। जिस आदमी के पास पेशेंस आता है ना, मैं कह रहा हूँ चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे बिजनेस में हो, आधा काम तो ऐसे हो जाता है। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। तो ये बेटा 10 चीजें मैंने बताई है, ये बड़ा क्वेश्चन आपके पास आएगा कि एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, मैंने आपको बता दिया। अब देखो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की क्या क्या क्षमताएं होनी चाहिए। अब इसको देखो, एक एंटरप्रेन्योर की क्या क्या क्षमताएं होती है उसके बारे में बात करते हैं बेटा। इसमें भी 10 क्षमताएं मैं आपके सामने लेके आया हूँ, 10 की 10 क्षमताओं के बारे में बात करते हैं। पहली है परिणाम पाने की चाह, अचीवमेंट। अचीवमेंट मेरे खूब इच्छा रहती है, अभी आपको कुछ दिनों में एक ऐसी चीज मिलने वाली है, तुम्हारे लिए तो भी टाइम लगेगा, तुम्हारे जो जूनियर्स आएंगे ना कॉलेज में, उनको एक इतना बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं। आईसीआर में हम लोग लॉन्चिंग करेंगे उस चीज की, और बहुत जल्दी अगर माँ शारदे ने और भगवान ऊपर वाले ने चाहा, पितृदेव ने चाहा, तो बहुत जल्दी परमपिता परमेश्वर की कृपा से वो करेंगे। तो अचीवमेंट की चाह होनी चाहिए, किसमें, किसकी बातें कर रहा हूं मैं, एंटरप्राइजेस, धंधा, रोजगार, व्यवसाय, बिजनेस, उसको चलाना, उसको सक्सेस करना, एंटरप्रेन्योरशिप, और उसको चलाने वाला, रिस्क लेने वाला एंटरप्रेन्योर। मैं बात कर रहा हूँ एंटरप्रेन्योर के में क्या क्या वो होनी चाहिए, क्षमताएं होनी चाहिए। एक तो उसको क्षमता होनी चाहिए उसको कि मैं जो रिजल्ट चाहिए वो मैं ले लूंगा। दूसरी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज को पहचानना, कि किस टाइम कौन सा अवसर अच्छा है उसके लिए, अपॉर्चुनिटीज को पहचानना। तीसरा कठिनाइयों में भी लगे रहना, क्वालिटी, अच्छा और शुद्ध काम करना, इफिशियंसी, कम खर्चे में अच्छा परिणाम लेना, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क लेने वाला। ये सब क्या है, हेडिंग्स है, महत्वपूर्ण आपके लिए, इनको समझो। ये बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि एक एंटरप्रेन्योर की क्या क्या क्षमताएं होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर के उद्यमी की क्या क्या क्षमताएं होनी चाहिए। अचीवमेंट, गोल वो करना चाहिए, परिणाम को पाने की चाह होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी वाला होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी का यूज करने वाला होना चाहिए, कठिनाइयों में भी लगा रहना चाहिए, क्वालिटी ऑपरेशंस वो करे, अच्छा और शुद्ध काम वो दे, एफिशिएंसी उसमें होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, गोल सेटिंग उसमें होनी चाहिए कि वो एक अच्छे लक्ष्य बना के काम कर सके, इंफॉर्मेटिव सीकिंग, जानकारी एकत्रित करने वाला होना चाहिए, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, प्रबंधन करने वाला और प्लानिंग करके काम करने वाला होना चाहिए, और क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई समस्या होगी तो भागना नहीं, उसका सोल्व करने वाला चाहिए, लीडरशिप चाहिए, उसमें टीम वर्क चाहिए। ये सारी क्या है, उसकी क्षमताएं हैं, उसकी क्षमताएं। अब क्षमताओं में और गुणों में अंतर देखना, ये क्या है, एक एंटरप्रेन्योर की क्या है, क्षमताएं हैं कि वो अपना जो अचीवमेंट है उसको पाने की उसमें चाह हो, उसमें कॉन्फिडेंस हो, नए अवसरों की पहचान कर सके, क्वालिटी वो दे सके, इफिशियंसी उसमें होना चाहिए, रिस्क टेकिंग होना चाहिए, गोल सेटिंग होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, प्लानिंग उसके पास होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो होना चाहिए। ये सारी चीजें। अब आगे बात करते हैं प्रेरक या मोटिवेशन कारक, कि कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस है, उसके प्रेरक या मोटिवेशन कारक क्या हो सकते हैं। ये कारण किसी व्यक्ति को बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं, और यहां से बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है बेटा कि कौन से ऐसे कारण हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, प्रेरक और मोटिवेशन कारक, ये कारण किसी व्यक्ति को बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं। कौन सा, पहला है स्वतंत्रता की इच्छा,
अपना खुद का काम, मैं खुद का कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, कम कमा रहा हूँ, ज्यादा कमा रहा हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। तबियत खराब है, सो गया सो गया, बच्चों को ग्रुप में मैसेज कर दिया भाई आज नहीं ले पाएंगे, कल 2 घंटे पढ़ा देंगे। वो क्या है? फ्रीडम, स्वतंत्रता। खुद के बिजनेस की यही स्वतंत्रता होती है। अधिक आय कमाना, हो सकता है मैं वहां पे 180 छोड़ के यहाँ पे 280 कमा लूं, अधिक आय कमाना। उच्च जीवन स्तर, वहां से अच्छा जीवन स्तर, सम्मान और प्रतिष्ठा। जब अगर सक्सेस होता है, ब्रांड बन जाती है, तो सम्मान और प्रतिष्ठा तो आपको पता ही है। जब अधिक आय आ जाएगी ना, तो जीवन स्तर भी बढ़ जाएगा, सम्मान भी बढ़ जाएगा, पहचान भी बन जाएगी, नई चीजें भी आ जाएगी और परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। सारी चीज आके अटकती है बेटा यहाँ पे, रुपये पे। जिस आदमी के पास रुपया है ना, उसकी ऑलरेडी ऑटोमेटिक उसकी समाज में इज्जत बन जाती है, समाज भी अपना ऐसा ही है। ऑलरेडी उसकी पहचान बन जाती है, ऑलरेडी उसकी क्या है? प्रतिष्ठा बन जाती है, ऑलरेडी उसकी क्या है? जीवन स्तर उच्च हो जाता है। तो ये क्या है? ये ऐसे रीजंस हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं किसके लिए? कि आपको बिजनेस करना चाहिए, आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए, आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए और आपको एक एंटरप्राइजेस शुरू करना चाहिए। आप खुद भी कमाइए, लोगों को रोजगार दीजिए, रिस्क लीजिए, पैसा लगाइए, ज्ञान स्किल्स लगाइए और सक्सेस होइए, अपनी पहचान बनाइए। तो ये कारण हो सकते हैं। देखो, अपनी पहचान बनाना, नई चीजें बताने का जुनून होना चाहिए, नई चीजें बनाने का, परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का जुनून। ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती है। किसके लिए मेरे बच्चा? बिजनेस करने के लिए। किसके लिए? बिजनेस करने के लिए आपको मोटिवेट करेगी। आगे चलते हैं इसी में। सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर्स क्या क्या हैं? कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा, कोई रोजगार करेगा, बिजनेस करेगा, उसके लिए सामाजिक फैक्टर्स क्या क्या हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला ही है, सबसे पहले देखो एक चीज बताऊं, परिवार है ना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तुम्हें फिर मैं बता रहा हूँ, गरीब रहना, अमीर रहना, परिवार अच्छा हो तुम्हारे लिए, बुरा हो, पर परिवार के साथ रहना। एंड ऑफ द डे आपके लिए आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स खड़े होंगे। तो कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, है ना, तो उसके सोशल फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला है परिवार का साथ है तो बिजनेस पूरा, एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ भी एंटरप्राइजेस आपने खोला वो पूरा चलेगा। दूसरा है शिक्षा, एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवार का साथ और शिक्षा, समाज का दृष्टिकोण, आप जो काम कर रहे हो, जो आपने एंटरप्राइजेस चालू किया है, उसके प्रति समाज का क्या दृष्टिकोण है, धार्मिक या सांस्कृतिक परंपरा, किसी के धर्म को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हो। समुदाय उद्यमियों की संख्या, समुदाय में जैसे सपोज दैट आप हो जाट, आप क्या हो? जाट। सपोज मैं उदाहरण के लिए समझ रहा हूं, मैं हूं गुर्जर, ठीक है, मैं क्या हूं? एक शिक्षक हूं और मेरे लिए तुम सब सेम हो। मैं बता रहा हूं समुदाय, ये मैं हिंदू मुस्लिम ना करके जात पे आपको समझा रहा हूं, कास्ट पे, ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। समुदाय में उद्यमियों की संख्या, सपोज दैट आपने सीट आ गई अब की बार ओबीसी की, ओबीसी की सीट आ गई सरपंचों की, और इसमें ओबीसी के जाटों के 5 सरपंच खड़े हो गए, तो नुकसान तो हो ही गया ना, आपस में एक दूसरे के वोट कट गए। अगर इसमें एक निर्दलीय कोई खड़ा हो रहा है तो वो सबके वोट खींच के लेके जा रहा है। तो ये समुदाय में, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, मैं चाय का धंधा कर रहा हूं, मैं दूध का धंधा करता हूं, सपोज दैट गाय भैंसों का, तो मेरे आसपास के सारे गुजर भाई वही करते हैं, तो कंपटीशन रहेगा, मेरे को थोड़ा कम मार्केट वैल्यू मिलेगी, मेरे को थोड़ा सा कम कस्टमर्स मिलेंगे, क्लाइंट्स मिलेंगे। तो ये कहना चाह रहा है कि समुदाय में उद्यमियों की संख्या, उस जिस समुदाय में आप रह रहे हो, ये समुदाय यहाँ पे आप किसी से भी ले सकते हो, जिस समुदाय में आप रह रहे हो उसमें एंटरप्रेन्योर्स की संख्या कितनी है। अगर समाज बिजनेस को सम्मान देता है तो लोग उद्यमी बनने के लिए प्रेरित होते हैं। पर अपना समाज क्या है? अपना समाज क्या है? अपना समाज किसको महत्व देता है? सरकारी नौकरी को, चाहे वो 8,000 की ही क्यों ना हो। अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, खुद का स्ट्रगल कर रहा है किसी चीजों से, वो मजदूरों को भी पैसे दे रहा है, किसी से उधार भी दे रहा है, दिन रात मेहनत करना, तो उसकी इज्जत कम है बजाय किसकी? जो एक 4th ग्रेड क्लर्क बन के, मैं से नहीं कह रहा कि क्यों बना, मेहनत करी उसने बना, पर मैं एक समाज का नजरिया बता रहा हूं बेटा आपको, कि वो जो 15,000 कमा रहा है उसको ज्यादा इज्जत देंगे बजाय उसके जो महीने के 1.5 लाख बांट रहा है लोगों में, उसके अपने एम्प्लॉइज को बांट रहा है उनके बजाय। तो ये समाज का नजरिया अगर चेंज हो जाए कि बिजनेसमैन को अगर इज्जत देने लग जाए, तो बच्चे और भी ज्यादा मोटिवेट होंगे अंदर से, ठीक है। चलो बेटा, ये हो गया अपना सामाजिक या सोशल फैक्टर्स। उसके बाद में देखते हैं पर्यावरणीय फैक्टर्स, ये भी बहुत मैटर करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स बिजनेस के अंदर। इसमें क्या क्या आता है? सरकारी नीतियां आती है, सब्सिडीज, लोन स्कीम्स। मैंने आपको स्कीम बताई थी ACABC, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस योजना, बहुत प्यारी स्कीम है, सेंटर की स्कीम है। इसमें आपको हर बिजनेस के लिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड 200 बिजनेस ऐसे हैं जिन पे आपको लोन सब्सिडीज मिलती है डिप्लोमा के बाद में, ठीक है। पूरा वीडियो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पड़ा है, देख लेना किसी को बिजनेस करने की इच्छा है तो। आगे बात करें इसमें बाजार की स्थिति, कच्चे माल की उपलब्धता, एनवायरमेंट भी ऐसे इफेक्ट करता है, कच्चा माल। अब लाइक मेरे को अगर सपोज दैट माचिस बनानी है तो मेरे को कच्चे माल चाहिए, मेरे को कपड़ा बनाना है, मेरे को लाख बनानी है तो कच्चा माल तो चाहिए मेरे को सपोज दैट पीनट बटरी बनाना तो कच्चा माल मूंगफली हो गया, मेरे को कुछ रुई से कुछ बनाना है तो कपास हो गई। तो कच्चा माल वहां पे है तो ही आपका टेक्नोलॉजी है,
इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है, बिजली, सड़क, इंटरनेट होना चाहिए, कंपटीशन वहां पे होना चाहिए, वित्तीय संस्थान, बैंक और फाइनेंस अगर वहां पे है तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अगर वातावरण अनुकूल हो तो उद्यमिता तेजी से विकसित होती है। ये सारी चीजें अगर अच्छी है, सरकारी नीतियां, सब्सिडीज का लोन है, बाजार की स्थिति अच्छी है, कच्चा माल भी ठीक ठाक मिल रहा है, टेक्नोलॉजी भी आपके पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, कंपटीशन आपके पास है, फाइनेंस करने के लिए बैंक वगैरह आपके पास है, तो आपका बिजनेस और अच्छा चलेगा। आगे बात करते हैं उद्यमिता विकास, ईडीपी। ईडीपी का मतलब क्या होता है इसको समझना, एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ईडीपी क्या है, ईडीपी को समझाता हूं मैं आपको, बच्चा समझ में आ रहा होगा। आई थिंक बोर तो नहीं हो रहे हो ना, या कोई हंसी मजाक चुटकला सुनाऊं। अब देखो चीजें ऐसी है बेटा, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं कह रहा हूँ एग्रीकल्चर आने वाले टाइम में आपकी डिग्री होगी, अभी जैसे सेकंड ईयर आपका चल रहा है ना, तो 2025, 26, 27 एंड तक आपकी डिग्री आप मान के चलो, ठीक है। तो उस टाइम आप ये अभी से क्लियर कर लो यार कि मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को हायर एजुकेशन लेके बिजनेस करना है, या मेरे को सरकारी सेवाओं में जाना है, तो उसके हिसाब से गोल सेट के मेहनत करो। आप ये जो हाइप क्रिएट करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, हाँ वो, इनके चक्कर में मत पड़ा करो, फैक्ट चीजों पे रहा करो, है ना। ठीक है, फैक्ट चीजों पे रखा, हवाबाजी 2 दिन की होती है। लॉन्ग टर्म अगर चलना है, लोगों को जोड़ना है, खुद की रेस्पेक्ट बनानी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंटेंट आपको देना पड़ेगा बेटा, तो खुद के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, है ना। उद्यमिता विकास के बारे में बात करते हैं, ईडीपी, इसकी फुल फॉर्म आपके पास आएगी, एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्तियों को प्रशिक्षित, प्रेरित व उनकी क्षमताएं विकसित करने और बिजनेस सहयोग करने का आश्वासन दिया जाता है, या सहयोग दिया जाता है। इसको समझना ये क्या है, बहुत प्यारी चीज है ये, ईडीपी। ईडीपी एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या पॉलिसी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर, ऐसे उद्यमी जो बिजनेस करना या उद्यम, एंटरप्राइजेस उद्यम करना चाहते हैं, उनको क्या करते हैं बेटा, उनको क्या करते हैं अपन, मोटिवेट करते हैं। यहाँ पे देखो, यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को प्रशिक्षित करते हैं, उनको क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। मेरे बच्चा क्या करते हैं, मेरे काना, अरे मेरे बेटा बताएगा, क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं बच्चा, किसकी, कि आप बिजनेस करो। जैसे मशरूम के लिए आपको ट्रेनिंग दे रही है, ड्रोन उड़ाने के लिए आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो क्या है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप में लाने के लिए। जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो रिस्क ले सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, स्किल्स उनके पास हैं, उन पे क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। उनको क्या किया जाता है बेटा, मेरे बच्चा, मेरे काना, गुड्डा, क्या किया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है। क्या किया जाता है, बोलो, प्रेरित किया जाता है। प्रेरित का मतलब मोटिवेट किया जाता है। मैं खुद मेरी कॉलेज में अभी बताऊं, राजमाता विजयराज सिंधिया में बहुत सारे बच्चों का जब स्किल इनहेंसमेंट कोर्स की क्लासेस ली मैंने, तो बी बैच में, तो बहुत सारे बच्चों को मैंने समझाया, उनमें से 4-5 बच्चे वापस लौट के आए मेरे पास, फ्लैट पे है, रात को हम बैठ के बात करें, मैंने उनको बिजनेस का बताया कि ये कर सकते हो, ये स्कीम है, बहुत सारे चैट जीपीटी से आइडियाज दिए, और वो काम कर रहे हैं। तो वो होता है प्रेरित करना। क्या होता है, प्रेरित करना। ट्रेनिंग भी मैंने उनको दी मशरूम के लिए। तो जब ट्रेनिंग लेता है तब, सॉरी क्या हो गया, माइक की डोरी खिंच गई क्या। जब बच्चा कोई ट्रेनिंग लेता है, प्रशिक्षण लेता है, तो उसको क्या होता है, उसके आसपास की सारी चीजों का नॉलेज होता है, है ना, ज्ञान होता है। और जब ज्ञान हो जाता है उसको कि कितना लगा रहे हैं, कितना ले रहे हैं और क्या मेहनत करनी है, उस बच्चे का इंटरेस्ट है, तो फिर वो क्या होता है, मोटिवेट होता है, प्रेरित होता है, और उसकी क्षमताओं को अपन पहचानना चाहिए। मैंने इतने बच्चों को देखा है, एक बच्चा ऐसा था जो रोबोटिक इंजीनियरिंग पे काम कर रहा है, बीएससी का, तो उसने पता नहीं क्या क्या ऐप बना रहा है। मैंने देखा, मेरे को जितना समझ में अच्छा लगा, तो मैंने 2-4 और उसको रेफरेंस दिए कि तू उन लोगों से बात कर। तो वो होता है उनकी क्षमताएं पहचान कर उनको विकसित करना, और नए बिजनेस शुरू करने में उनका सहयोग दिया जाता है। उसको क्या कहते हैं, ईडीपी कहते हैं। क्लियर। ईडीपी क्या है, ईडीपी क्या है, एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोसेस, प्रक्रिया, प्रोग्राम, पॉलिसी, कुछ भी ले लो, पर इसका मतलब इतना सा समझना कि उद्यमिता का विकास करते हैं, उद्यमिता का विकास करते हैं। और उद्यमिता को करता है वो कौन कहलाता है, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। और उद्यमी क्या करता है, उद्यम। उद्यम का मतलब एंटरप्राइजेस। और एंटरप्राइजेस को जब अपन सक्सेस कर देते हैं, रिस्क लेके, पैसा लगा के, टाइम लगा के, मशीनरी लगा के, टेक्निक्स लगा के, श्रम लगा के, समय लगा के, रिस्क लेके, इसको जब अपन सक्सेस करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। क्लियर। ठीक है, तो ईडीपी क्या है, सबके समझ में आ गया होगा कि उस व्यक्ति को जिसमें करने की इच्छा है, उसको ट्रेनिंग दो, उसको मोटिवेट करो, उसको आगे बढ़ने के लिए उसकी क्षमताओं को जानो। आगे देखो, उद्यमिता विकास की आवश्यकता, नीड ऑफ ईडीपी। ईडीपी की जरूरत क्यों पड़ी, आप कहोगे पहले तो कि भैया ईडीपी क्या है, तो मैंने बताया ईडीपी एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोसेस या स्कीम या प्लान। ठीक है, तो ये तो आपने कह दिया कि भैया हाँ ईडीपी मेरे समझ में आ गया, पर भैया ईडीपी की जरूरत क्यों पड़ी।
कि क्या जरूरत है यार, मैं किसी आदमी को आगे से जाके मोटिवेट कर रहा हूँ बीएससी के बच्चों को, यार बिजनेस करो, एंटरप्रेन्योर बनो, एंटरप्रेन्योरशिप करो, क्यों, वाई, समझो आवश्यकता क्यों पड़ी, रोजगार पैदा करने के लिए, गरीबी कम करने के लिए। सारे के सारे तो सरकारी नौकरी लगेंगे नहीं, सारे के सारे सेवाएं देने लग गए तो मैन्युफैक्चर कौन करेगा भाई, सभी के सभी सेवाएं देने लग गए हैं तो मैन्युफैक्चर कौन करेगा, चीजें अपने लिए, बिस्किट, क्रीम, कपड़े, चप्पल, जूते, घड़ी, वॉच, सब चीजें मैन्युफैक्चर कौन करेगा, ठीक है। नए उद्योग स्थापित करना, ग्रामीण विकास, रूरल एरियाज में अगर जहां पर रिक्को एरिया आ गया या किसी ने फैक्ट्री डाल दी तो आप देख सकते हो आसपास के कितने लोगों को रोजगार मिलता है और वहां डेवलपमेंट हो जाता है, रोड भी बन जाती है, बड़े ट्रक भी आने लग जाते हैं, ट्रक आते हैं, बाहर से ड्राइवर आता है तो ढाबा भी खुल जाता है, ढाबा खुल जाता है तो लोकल लोग वहां पे सब्जी भी बेच के आ जाते हैं, दूध भी दे के आ जाते हैं, और फिर ढाबा ही खुल गया अच्छा खासा तो जो हाईवे पे से लोग जा रहे हैं वो भी उस पर रुकने लग जाते हैं, तो ढाबा अच्छा चलने लग जाता है तो वो होटल बन जाता है एक दिन, और होटल बन जाता है तो वो क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है, और वो ढाबे वाला बंदा क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योर कहलाता है, और वो ढाबा क्या है, एंटरप्राइज, क्या है बच्चा, एंटरप्राइज। युवाओं को स्वावलंबी बनाना, युवाओं को स्वतंत्र और मजबूत बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, और जीडीपी को बढ़ाने के लिए, जीडीपी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब रोजगार बढ़ेंगे, अपन टैक्स देंगे, जीएसटी अपन कटवाएंगे तो कहीं ना कहीं हिस्सा अपना अपनी घरेलू सकल उत्पाद जो है उसमें जाएगा, जीडीपी के अंदर जाएगा बेटा, और जीडीपी में जाएगा तो कहीं ना कहीं अपनी नेशनल के अपनी जो इकोनॉमी है वो भी अच्छी हो जाएगी। उद्यमिता विकास का महत्व, ईडीपी का हमने देखा कि व्हाट इज ईडीपी, व्हाट इज ईडीपी, तो मैंने ईडीपी बताया कि एक व्यक्ति को बिजनेस करने के लिए, उद्यम करने के लिए मोटिवेट करना, ट्रेनिंग देना, प्रेरित करना, उसकी क्षमताओं को पहचानना और उन्हें आगे पुश करना, दैट कॉल्ड ईडीपी। फिर मैंने बताया कि व्हाई, इसकी नीड क्यों पड़ी ईडीपी की, तो मैंने बताया कि ईडीपी की नीड इसलिए पड़ी भाई यार रोजगार देंगे, नए लड़कों को आगे लाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे, ग्रामीणों का विकास करेंगे, पैसा आएगा, जीडीपी बढ़ेगी, इन सब चीजों के लिए। फिर अपने को इसका इंपोर्टेंस क्या है, ये सब चीजें तो करती भाई, पर इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व देखो बेटा, आर्थिक विकास, क्या क्या है इसका महत्व, आर्थिक विकास में उत्पादन व सेवा में वृद्धि, उत्पादन और सेवाओं में वृद्धि, ये अभी आगे आएगा तब और अच्छे से समझाऊं। उत्पादन मतलब कोई भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे थे उसमें भी ग्रोथ हो गई, जो सेवाएं दे रहे हैं उनमें भी वृद्धि हो गई, 4 बच्चे और एमबीबीएस कर ले तो सेवाएं देने में वृद्धि हो ही गई ना। नए उत्पाद और नई सेवाओं का विकसित, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, स्थानीय संसाधनों का उपयोग, जीवन स्तर को सुधारना, महिलाओं एवं युवाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं और युवाओं को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, उनका सशक्तिकरण होगा। आसपास कुछ ऐसी फैक्ट्री लगा ली तो फिर क्या, महिलाओं को भी रोजगार मिल गया वहां पे, कोई कपड़े बना रही है, कोई क्या कर रही है, कोई बेचारी दूध बेच रही है, तो सारी चीजें उससे डेवलप हो रही है, तो ये है क्या है, ईडीपी का महत्व हो गया बेटा। सॉरी आगे चलते हैं। उद्यमिता का विकास, उद्देश्य, प्रकार एवं कार्य, महत्व, विकास प्रक्रिया। उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का विकास, उसके उद्देश्य, उसके प्रकार, उसका कार्य, महत्व, ये टॉपिक महत्वपूर्ण, और यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है, यहाँ से आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा 10 नंबर वाला। चलो, अरे बोर तो नहीं हो रहे ना, अरे मेरी जान बोर तो नहीं हो रहे, बोर हो रहे हो तो कुछ सुनाऊं तुम्हें, बोर हो रहे हो तो मैं खा जाऊंगा, बोर मेरे को अच्छे लगते हैं। कौन से बोर हो, फैमिली बोर हो क्या तुम, या वो छोटे वाले बोर हो, कौन से बोर हो बताओ मेरे को। चलो बोर हो रहे हो तो मैं कुछ सुनाई देता हूँ तुम्हें, मेरे पास पड़े हैं बहुत सारे लिखे हुए हैं मेरे खुद के ही, एक लिखा था बहुत अच्छा, वो सुनाता हूँ मैं तुम्हारे को आज, फिर आगे का टॉपिक चालू करेंगे अपन। कहाँ गया, हाँ चलो सुनाऊं कि दिन रात फिरा बाबू 4 बीघा खेत में, बाबू मतलब बापू, पिताश्री, ठीक है, दिन रात फिरा बापू 4 बीघा खेत में, जहां देखो दिख जाते हैं निशान उसके रेत में, कमर दुखती है फिर भी झुककर, कमर दुखती है फिर भी झुककर वो किसी गिरे हुए पौधे को खड़ा कर देते हैं, ऐसे ही हैं मेरे बापू दोस्तों, किसी को सहारा देकर बड़ा कर देते हैं। आगे सुनना, और फिर आज भी अनाज बेचकर कुछ 1000 रुपए मिलते हैं, और फिर आज भी अनाज बेचकर कुछ 1000 रुपए मिलते हैं, समझ लो 10 रुपए की मेहनत के 4 रुपए मिलते हैं, और उनसे मेरी फीस भर के वो इतराते हैं, पीठ पर थपकी देते हैं कि बेटा मेरा सांचा होगा, पीठ पर थपकी देते हैं कि बेटा मेरा सांचा होगा, और अब भी मैं अगर हिंदू मुस्लिम करता फिरूं और उन दुनिया के, और अब भी अगर मैं हिंदू मुस्लिम करता फिरूं और उन दुनिया से अनजान किसानों बच्चों के लिए कुछ ना करूं, तो ये तो उस थपकी के मुंह पे तमाचा होगा।
ठीक है, इसका मतलब समझना, ये लाइन मैंने लिखी थी, इसको पूरा नहीं कर पाया, इसमें लास्ट का जो अंतरा है वो पूरा नहीं है, कि दिन रात फिरा बापू 2 बीघा खेत में, हर जगह रेत पे दिख जाते हैं निशान उसके पैरों के, ऐसा कह रहे हैं। और उसके बाद में कह रहे हैं कि आज भी इतनी मेहनत करके, वो खुद की कमर दुख रही है फिर भी किसी को खड़ा कर देते हैं पकड़ के, सहारा देके बड़ा कर देते हैं। और आज भी इतनी मेहनत करने के बाद जब वो अनाज को मंडी से बेच के आते हैं, एक तरीके से कहो 10 रुपए के 4 रुपए ही उनको मिलते हैं, उन 4 रुपए में वो मेरी फीस भर देते हैं और बड़े इतराते हैं और मेरे पीठ पे थपकी मारते हैं और सोचते हैं कि बेटा मेरा साचा होगा, साचा का मतलब बहुत अच्छा और सच्चा गुणवान होगा। और फिर भी वो इतना सोच रहे हैं, फीस भर रहे हैं, इतरा रहे हैं, थपकी दे रहे हैं, मेरे को शाबाशी दे रहे हैं, और फिर भी मैं अगर इन चीजों में फंसा रहा हूँ कि तू ऐसा है, मैं वैसा हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो खराब है, हम सही हैं, उसने कुछ नहीं किया, तो ये तो उनकी थपकी पे धोखा ही होगा ना, ऐसा लिखा था। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। उद्यमिता का विकास, इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता का विकास कैसे हुआ इसके बारे में बात करते हैं, इवोल्यूशन कैसे हुआ। भाई पानी की बोतल पकड़ा देना मेरे को एक, है ना, इधर से होगी, उसके प्रांजल के रूम में हो गया ना, हाँ भर के, ठीक है, हाँ आपके रूम में तो आपके से ले आओ। उद्यमिता का विकास, ठीक है, इसमें देखते हैं उद्यमिता का विकास कई चरणों में हुआ। सबसे पहले बिजनेस कैसे हुआ, प्रारंभिक काल में लोग पारिवारिक बिजनेस करते थे, छोटे स्तर का व्यापार करते थे, जिनके दादा काम कर रहे हैं उसी हिसाब से वो बिजनेस चालू कर देने लगे। पारिवारिक था पहले, छोटे छोटे स्तर पे, फिर आया धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति, मशीनें आई, बड़े कारखाने खुले, उद्यमियों की जरूरत पड़ी, उद्यमियों की जरूरतें बढ़ी। फिर 20वीं सदी में देखो मैनेजमेंट आ गया, मार्केटिंग आ गई, वित्त की पढ़ाई विकसित हुई और संगठित बिजनेस होने लग गए। फिर क्या, एमबीए वगैरह कोर्स आने लग गए। आगे बात करते हैं उद्यमिता के उद्देश्य, एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है बेटा, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, देखो चलो आगे देखते हैं। इसी में नया रोजगार उत्पन्न करना, एंटरप्रेन्योरशिप के क्या है, ये आपके पास से लिया हुआ ना, नया रोजगार उत्पन्न करना, आर्थिक विकास करना, नए उत्पाद और सेवाएं देना, संसाधनों का सही उपयोग करना, व्यक्ति को स्वावलंबी, नवाचार, ग्रामीण और स्थानीय विकास को बढ़ाना। आगे इसी में बात करते हैं उद्यमिता के प्रकार। उद्यमिता कितने प्रकार की है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कितने प्रकार की है, इसमें 8 प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप में आपको बता रहा हूँ बेटा। अगर आपको प्रश्न आता है तो मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखना आपको अपने हिसाब से, तो आप समझना इसको 8 प्रकार की कैसे है। पहली है इनोवेटिव उद्यमिता, नए विचार और नई तकनीकी के आधार पे। दूसरी है इमिटेटिव उद्यमिता, दूसरों के मॉडल को अपनाना। पहली तो है खुद की इनोवेटिव, इनोवेटिव जो कि हम कर रहे हैं, इनोवेटिव कुछ नया करते हैं, वन शॉट क्लासे लेके आते हैं, कभी जेट के लिए कुछ अच्छी चीज लेके आते हैं, कभी आप लोगों के लिए अच्छी चीज लाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, जो दूसरे हैं जो क्या करते हैं, अपने मॉडल्स को, अपने टेक टाइटल्स को यूज कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है उनके लिए इमिटेटिव उद्यमिता है। वो भी एक तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, किसी को रोजगार दे रहे हैं, खुद का मेहनत कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना, और सेवाएं दे रहे हैं, सही दे रहे हो गलत दे रहे हो, ठीक है, सेवाएं दे रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है, एक प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता है, वो भी क्या है, एंटरप्रेन्योर है, और वो भी एंटरप्राइजेस रन कर रहे हैं बेटा। ठीक है, दूसरों के मॉडल को अपनाकर, उदाहरण मजाक की बात थी समझाने के लिए। आगे देखो, फेबियन उद्यमिता बदलाव से डरने वाले धीरे धीरे अपनाते हैं। लाइक ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत क्वालिटी है, फिर आज भी ऑफलाइन है, ऑनलाइन आने में डरते हैं। ठीक है, तो वो हो गई फेबियन उद्यमिता। ड्रोन उद्यमिता बदलाव स्वीकार नहीं करते हैं। लघु उद्यमिता स्मॉल बिजनेसेस, महिला उद्यमिता ऐसी औरतें जो अपनी खुद की वो बना लेती है, संगठन बनाती है, उसमें कंट्रीब्यूट करती है, कुछ सिलाई कर रही है, कुछ पैसे एफडी जोड़ रही है, तो वो भी एक प्रकार से कृषि उद्यमिता। एग्रीप्रेन्योरशिप, एग्रीप्रेन्योरशिप में जितने भी आपके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है, खाद बीज की दुकान है, वो सारे उसमें आते हैं। सामाजिक उद्यमिता में क्या आता है, फॉर सोसाइटी एंड कम्युनिटी, सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए जो नए बिजनेसेस हैं वो सारे इसमें आते हैं। तो ये क्या होगा, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या हो गया बेटा, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं, सब बच्चों को क्लियर है ना, सो रहे थे क्या, चलो कोई नहीं, आराम करो। एंटरप्रेन्योरशिप जो है बेटा, उसके फंक्शंस क्या होंगे, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। मैं इतनी देर से फिक्स 1 घंटे से यही समझा रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। चलो आगे देखते हैं। हाँ जी, उद्यमिता का कार्य, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्या क्या फंक्शन है इसके। पहले तो मैंने आपको फंक्शंस बताए थे किसके, एंटरप्रेन्योर के। अब एंटरप्रेन्योरशिप के देखते हैं। अवसर को पहचानना, जैसे ही मौका है मौके पे चौका मारते हैं। अवसर को पहचानना, कौन पहचानेगा इसको, जो इसको कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप को करने वाला कौन है, एंटरप्रेन्योर है।
और एंटरप्रेन्योर किसको कर रहा है, एंटरप्राइजेस को रन कर रहा है, और एंटरप्राइजेस सब सक्सेस हो गए तो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा। और एंटरप्रेन्योरशिप के फंक्शंस क्या है, कब सक्सेस होएगी, जब वो क्या करेगा, किसी अवसर को, मौके को पहचानेगा मेरा बच्चा, उसके बाद में योजना बना के काम करेगा। ऐसा नहीं है आज जच गए वैसे, पूरी वेल प्लान करके सारा काम करेगा, तब वो जाके योजना बना के इसका क्या करेगा, सक्सेस करेगा। संसाधनों का मैनेजमेंट, जो रिसोर्सेज है उनका बेस्ट से बेस्ट मैनेजमेंट करेगा। जोखिम उठाना, रिस्क लेने वाला होना चाहिए, नवाचार करना, इनोवेटिव आइडियाज उसके पास होने चाहिए, उत्पादन और मार्केटिंग का समन्वय उसके पास। आपने सप्लाई डिमांड का समझा होगा, अभी मैं जब पढ़ाऊंगा ना दूसरा सब्जेक्ट, उस टाइम बताऊंगा आपको सप्लाई डिमांड क्या होता है, ठीक है, कैसे अपनी वस्तु की कीमत अपन बढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसके पास प्रोडक्शन कितना और मार्केट में कितनी उसकी डिमांड। उसको कर्मचारियों का प्रबंधन, कर्मचारियों के अंदर अब आपके जो आपके लेबर भी आती है, आपके टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो है वो सारे आते हैं, तो उनका मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं। लाभ का अर्जन व विकास, जो लाभ किया उसको किस तरीके से वो और ज्यादा डेवलप कर रहा है, किस प्रकार से। तो ये क्या है, एक एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके क्या है फंक्शंस है। एक जो उद्यमिता है उसके क्या है बेटा, फंक्शंस है। आगे बात करते हैं मेरे बच्चा इसी में, उद्यमिता का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ इसका किसका, एंटरप्रेन्योरशिप। रोजगार के अवसर, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, नई तकनीकी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करना, जीवन स्तर में सुधार करना, उत्पादन व सेवाओं में वृद्धि करना, महिलाओं युवाओं को सशक्तिकरण। आगे चलें, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उद्यमिता विकास की प्रोसेस, उद्यमिता का विकास की, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप समझ में आई गया, तो अब ये देखो कि एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट अपन कैसे हालत में कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, अब समझ में आएगा बच्चा। संभावित उद्यमियों की पहचान करना, सबसे पहले तो उद्यमी का मतलब होगा यहाँ पे क्या, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योरशिप का विकास करने के लिए पहले मेरे को उससे रिलेटेड, उससे संभावित, उसमें इंटरेस्टेड किन लोगों की जरूरत होगी, उनकी पहचान करनी पड़ेगी, एंटरप्रेन्योर्स की। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं देखूंगा किन किन लोगों की रुचि है, संभावित और रुचि वालों की, उनकी पहचान करूंगा, आइडेंटिटी करके मैं मार्क कर लूंगा कि ये रमेश, ये फलाना, ये ढीकना, ये 10 लोग हैं, ये बिजनेस करना चाहते हैं। फिर मैं उन 10 लोगों को क्या करूंगा, ट्रेनिंग दूंगा। जैसा कि मैंने बताया था अभी ईडीपी हमने बात करी थी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ईडीपी का लक्ष्य क्या है, कॉन्सेप्ट क्या था और क्या क्या काम करता है, क्यों जरूरत पड़ी ईडीपी की। तो ईडीपी में अपन क्या कर रहे थे, 3 चीजों पे काम कर रहे थे। किस किस पे बेटा, सबसे पहले उनकी पहचान करना, दूसरा उसको ट्रेनिंग देना, और तीसरा क्या, उनकी क्षमताओं को पहचानना और उनसे क्या रिस्क लेके बिजनेस करवाना। यही तो कर रहे थे ईडीपी में। तो ईडीपी ट्रेनिंग देंगे और उनकी पहचान करेंगे, उनकी क्षमताओं की पहचान करेंगे कि बच्चे में कितना पोटेंशियल है। उसके बाद में अपन कौशल व क्षमता विकास पे काम करेंगे। कौशल का मतलब होता है बेटा स्किल्स का, लाइक मैं आपको समझाऊं स्किल्स को किस तरीके से लोगे। एक मैकेनिकल है, एक मिस्त्री है, स्किल क्या होती है अब समझना। एक मिस्त्री है बेटा, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, कुछ इश्यू हो गया, चलती चलती बंद हो गई, आप उसके पास लेके जाओगे, एक नॉलेज सारा है पर उसके पास स्किल्स नहीं है, वो पूरी गाड़ी की एक एक चीज को खोल के देखेगा। एक मिस्त्री है, आपको जाते ही पूछेगा कि कैसे बंद हुई थी, झटका खा के बंद हुई, डायरेक्ट बंद हुई, तेल पूरा था, अच्छा, वो थोड़ी देर देखेगा और डायरेक्ट जो समस्या है ना उसी को पकड़ के 1 सेकंड में ठीक कर देगा उस गाड़ी को। वो होती है स्किल्स, ठीक है। तो नॉलेज स्किल्स, ठीक है। कौशल होता है, तो कौशल देंगे, उसके बारे में बिजनेस आइडिया का चयन करेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना बहुत महत्वपूर्ण, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होता है, उसके नक्शे से लेके, उसके किराएनामे से लेके, उसकी जमाबंदी से लेके कंप्लीट चीजें बनती है कि इतना इन्वेस्टमेंट है, एक तरीके से कोटेशन बनाते हैं। वित्तीय सहायता ये भी करना, जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाती है ना तो इसमें पता चल जाता है कि मेरा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो 10 लाख में से मेरे पास रकम कितनी है, एसेट्स कितने हैं, संपत्ति कितनी है, तो फिर पता है 3 लाख, बेटा 7 लाख कहाँ से आएंगे, बैंक लोन, तो इसके लिए वित्तीय सहायता। उद्यम स्थापना, फिर क्या करते हैं उसमें, उद्यम की स्थापना। अब यहाँ पे देखो उद्यम लिखा है ओनली, यहाँ उद्यमिता क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब उद्यम की स्थापना करेंगे, उसको सारी चीजें रिस्क लेके पैसा लगा के उसको सक्सेस करेंगे, तब वो उद्यमिता कहलाएगा। मार्केटिंग और विस्तार, उसकी ग्रोइंग कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है प्रोडक्ट की, ये सारी चीजें, ये क्या है, एक एंटरप्रेन्योरशिप। जो एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्राइज जो है उसको क्या एंटरप्रेन्योरशिप में बदलने के लिए, उसमें डेवलपमेंट करने के लिए, उसमें विकास करने की जो प्रोसेस है वो सारी इसके अंतर्गत है, आ रही है मेरे बच्चा। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट स्कैनिंग, अवसर पहचान और प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले कारक। एनवायरमेंटल स्कैनिंग, पर्यावरणीय स्कैनिंग, इसमें क्या है देखो, ये आपका चौथा टॉपिक है। पर्यावरणीय स्कैनिंग का अर्थ है बिजनेस के बाहर के सभी परिस्थितियों का अध्ययन। पर्यावरण किसे कहते हैं, अब समझना, शब्द से समझ में आएगा बहुत इजी वे में। पर्यावरण किसे कहते हैं, अपने आसपास का गैसों से भरा आवरण, जिसमें अपन सांस लेते हैं, जैविक व अजैविक, सजीव निर्जीव चीजें रहती है और जो अपने को इफेक्ट करती है वो पर्यावरण कहलाता है। अपने आसपास की चीज
जहां पे अपन सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, गैसों का मंडल, वायुमंडल, पर्यावरण, ये चीजें मैं इसको कह सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो बिजनेस के बाहर के सभी ये लो, बिजनेस के बाहर के सभी परिस्थितियों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? पर्यावरणीय कारक। अपने बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं, जो अपने से माल ले रहे हैं, माल दे रहे हैं। एक सेकंड, लैपटॉप बंद होने वाला, क्या ही करें। हो जा भाई, चार्जर लग गया। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा गुड्डू क्लास में? वो काना बेटा, मेरे काना बेटा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? अब देखो बिजनेस के बाहर के सभी परिस्थितियां, बाहर की परिस्थितियों में ये बिजनेस है मेरा, इसमें कौन तो माल मेरे को दे रहा है, कौन मेरे से माल ले रहा है, कौन मेरे काम करने आ रहा है, कौन मेरे से पैसे लेके जा रहा है, ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें क्या कहलाती है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग बिजनेस के लिए। यहाँ पे समझना, फिर से समझना मेरे बच्चा, मेरे राजा बेटा, अब समझना। देखो बिजनेस के बाहर की सभी परिस्थितियों का अध्ययन करना पर्यावरण स्कैनिंग कहलाता है। इसमें क्या क्या शामिल है? बाहर की परिस्थितियों में क्या क्या शामिल होएगा? राजनीतिक, पॉलिटिकल, सरकारी नीतियां और योजनाएं और सरकारी आदमी कि कौन कौन मेरे धंधे को इफेक्ट कर रहे हैं, मेरे बिजनेस को, कौन कौन से स्कीम्स है जिनके तहत मेरे पे मुकदमा हो सकता है, या कौन कौन से रूल रेगुलेशन है जिनके तहत मेरे को सब्सिडी मिल सकती है। दूसरा है आर्थिक, इकोनॉमिक, महंगाई, आय स्तर और बाजार का आकार। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बाहर में जो प्रोडक्ट दे रहा हूं उसकी कितनी वैल्यू है, बाहर की महंगाई कितनी है, कौन ले रहा है, नहीं ले रहा है, वो चीजें। तीसरा है सामाजिक, सोशल, संस्कृति, जीवन शैली व ग्राहक का व्यवहार कैसा है, ग्राहक जो चीज मांग रहा है क्या मैं वही चीज इनको सर्व कर रहा हूँ। चौथा है तकनीकी, मशीनें वगैरह, नई टेक्नोलॉजी मेरे पास है या नहीं है। ये क्या है? पर्यावरण की स्कैनिंग, मतलब उसके रोजगार के आसपास की सारी चीजें, 6 चीजें आ रही है उसमें, उसके बिजनेस के आसपास की सारी चीजों को वो क्या करता है? रिसर्च करता है। उसी को क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल स्क्रीनिंग कहते हैं। तो ये प्रश्न बड़े प्रश्न में आता है कि बेटा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एनवायरमेंटल स्क्रीनिंग में कौन कौन से पॉइंट्स है। तो आपको लिखना है पहला राजनीति पॉइंट्स, आर्थिक पॉइंट्स, ठीक है, सामाजिक, तकनीकी ज्ञान, कानूनी, लीगल, लाइसेंस, जीएसटी वगैरह, पर्यावरणीय। इसमें देखो, इसमें मौसम, इको फैक्टर और ये सारी चीजें आएंगी, संसाधन। इन सभी को समझकर उद्यम सही बिजनेस चालू करता है। इन सभी को समझकर उद्यमी, उद्यमी वो उद्यम वाला नहीं यार जो तुम उद्यम करते हो, वो उद्यम नहीं, ये उद्यमी वो है एंटरप्रेन्योर। इन सबको समझकर एंटरप्रेन्योर सही बिजनेस चालू करता है कि वहां की राजनीति क्या है, वहां की आर्थिक मार्केट क्या है, वहां का समाज क्या चाहता है, वहां की संस्कृति और जीवन शैली क्या है। अब सपोज दैट मैं चला जाऊं किसी कच्ची बस्ती में, ठीक है, और मैं वहां जाके BMW का शोरूम लगा लूं, या वहां जाके इतनी ब्रांडेड क्रीमें और साबुन और कपड़े बेचूं, तो कौन खरीदेगा? वहां का तो आसपास का जो एरिया है वो तो उनकी जीवन शैली अलग है। मेरे को तो वहां पे हल्की दुकान खोलना चाहिए। वहां का ग्राहक ही अलग है, वो मांग ही अलग चीज रहा है। वहां का ग्राहक मांग रहा है कि भैया मेरे को टोस्ट का पैकेट दे दो 25 रुपए वाला, आपके पास ब्रिटानिया का पड़ा है 125 वाला, खरीद पाएगा क्या? नहीं खरीद पाएगा, धंधा फेल है आपका। तो ये सब चीजें क्या है पता है आपको? ये सब चीजें क्या है आपके एंटरप्रेन्योरशिप के? एनवायरमेंटल स्कैनिंग, मतलब उसके आसपास की स्क्रीनिंग करके सारी चीजें रेकी करके फिर ही बिजनेस अपने को करना है बेटा, ठीक है। तो सामाजिक हो गया, फिर तकनीकी हो गई, कानूनी, लीगल भी है कि नहीं है, आप कहाँ पे ठेला लगा रहे हो, आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है, आपके पास जीएसटी है, ये सब समझ के अगर अपन काम करेंगे तो अपना बिजनेस सही से चालू होगा। अवसर की पहचान करना, अपॉर्चुनिटीज की, ठीक है, इसको समझो। इसका अर्थ है कि बाजार में वह समस्या खोजना जिसका समाधान बिजनेस बन सके। अवसर की पहचान करने का मतलब ये होता है बाजार में वह समस्या खोजना जिसके माध्यम से समाधान बिजनेस बन सके। ऐसी कोई, आपको अब इस देखो बिजनेस कैसे चलते हैं मैं समझाता हूँ। आपका गांव है, उस गांव की सबसे, आपका मोहल्ला, उसकी सबसे मेजर समस्या आप खोजो कि लोगों को क्या समस्या हो रही है। किसी के समझ में आया कि यार यहाँ पे लोग बागों को समस्या ये आ रही है कि इधर पंचर की दुकान है, इधर पंचर की दुकान है, बीच के 3 किलोमीटर में कोई पंचर की दुकान नहीं, और मैं रोजाना देखता हूँ किसी न किसी का टायर पंचर होता है, पैदल पैदल आता है। ये समस्या थी। आपने क्या किया? इसका समाधान किया, बीच में एक पंचर की दुकान खुलवा दी। ये क्या था? आपका उद्यम था। क्या था मेरे बच्चा? उद्यम था, एंटरप्राइजेस था, छोटा था। तो आपने उसके लिए सारी चीजें देखी, मार्केट गैप आप पहचाने। मार्केट गैप का मतलब समझ रहे हो? आपने देखा कि इधर 4 किलोमीटर दूर है, इधर 4 किलोमीटर दूर है, बीच में मैं खोल देता हूँ, यहाँ लोग बाग परेशान भी हो रहे हैं। तो आपने क्या किया? बाजार में बस समस्या खोजना, समस्या खोजी और उसका समाधान दे दिया, और इसको बिजनेस के रूप में यहाँ पे बड़ी पंचर की खोल दी, टायर रखने लग गए, फिर धीरे धीरे सर्विस सेंटर खोल लिया। तो ये बिजनेस। दूसरा, इसी में सेम अगर उदाहरण दूं, इधर 3 गांव छोड़ के 13 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, इधर 15 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, बीच की रोड है। अब यहाँ के लोकलों को तो पता है कि पेट्रोल पंप नहीं है, पर जो आते जाते हैं उनको नहीं पता रहता, खत्म हो जाता है। तो बीच में आपने पेट्रोल पंप खोल लिया, ये भी एक तरीके से बिजनेस हो गया। अवसर कैसे पहचानते हैं ये भी हम आपको सिखाते हैं, यहाँ पे समझो।
अवसर कैसे पहचानते? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आगे देखो, समस्या देखें और उसका समाधान देखें, मार्केट गैप को पहचाने, ग्राहक की जरूरतों को समझे कि उनको क्या जरूरत है, और प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करें कि यार यहाँ पे मेरा कंपटीटर कौन कौन है। अगर आपको ज्यादा कंपटीटर दिख रहे हैं तो आप दूसरी जगह ट्राई करिए। फिर आता है प्रोजेक्ट शुरू करने वाले कारक, फैक्टर्स, प्रोजेक्ट शुरू करने वाले कारक, क्या क्या शुरू करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, बाजार की मांग, मार्केट डिमांड, कच्चा माल वहां पे है या नहीं, पहले तो बाजार में उसकी डिमांड है या नहीं, पहली चीज तो आपको ये देखनी है। सेकेंडली आपको देखना मेरे बेटा, मेरे काना, मेरे गुड्डा, कि वहां पे कच्चा माल है या नहीं, आपको परेशान नहीं आना, मजदूर आपको मिल जाएंगे, मशीनें आपको मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, वो आपको देखना है। फिर आपको देखना है कि आपके पास फंड कितना है, पूंजी कितनी है, आपके पास पैसे हैं या पापा जी से लेने पड़ेंगे, वो चीज भी देखनी पड़ेगी ना, पापा जी देंगे। अरे मजा तो आ रहा है ना, आधा टॉपिक होने वाला है अपना, आधा कोर्स। ठीक है, मजदूर, तकनीकी, पूंजी, फंड, सरकारी सहायताएं, लोकेशन क्या है आपकी, प्रतिस्पर्धा का स्तर और दूसरे कंपटीटर्स वहां पे है या नहीं है, उद्यमी की व्यक्तिगत रुचि और योग्यता, जो उद्यमी है, जो काम करने वाला है, उद्यमी है, उद्यम करने वाला है, उद्यम क्या है उसका, यही है। उद्यमी की व्यक्तिगत टेक्नोलॉजी उपलब्धता, समाज और परिवार का समर्थन है या नहीं उसके पास। अब समझो यहाँ पे, उद्यमिता का मतलब होता है नए अवसर पर आधारित व्यवसाय, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, रोजगार, विकास और नवाचार। प्रकार क्या होता है, इनोवेटिव, इमिटेटिव, छोटे उद्योग, महिला उद्योग। कार्य क्या होता है, योजना बनाते हैं, जोखिम लेते हैं और संसाधनों का मैनेजमेंट करते हैं और लाभ कमाते हैं। महत्व क्या है, आर्थिक और सामाजिक विकास करना है। ईडीपी क्या है, देखो, प्रशिक्षण, कौशल, प्रोजेक्ट, फंडिंग और बिजनेस शुरू। पर्यावरण स्कैनिंग क्या है, बाहरी स्थितियों का विश्लेषण और अवसर की पहचान करना, मतलब समस्या से बिजनेस का आइडिया लेना। प्रोजेक्ट शुरू करने वाले कारक क्या है, कि बाजार में मांग है या नहीं, फंड कितना है, लोकेशन क्या है, सरकारी नीतियां क्या है। ये आपका टॉपिक खत्म होता है। अब आता है उद्यमिता में विकास या इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट सिस्टम, नीतियां, योजनाएं और संस्थानों की भूमिका। अब एक चीज समझना कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, संरचना जो है, उसका क्या रोल है, ये चीज यहाँ पे देखेंगे अपन। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है वह सभी सुविधाएं जिनसे बिजनेस आसानी से चल सके। इनमें क्या क्या शामिल है, सड़क और परिवहन, बिजली और पानी। अब इसको मैं एक बढ़िया उदाहरण से समझाऊंगा, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है उसकी बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे ले सकता हूं मैं संरचना से। अब देखो, मेरा जब अभी एप्लीकेशन बनाया 3 अगस्त को मैंने लॉन्च किया था, 15 अगस्त से हमने चालू किया था। ठीक है, तो उस टाइम की बात बताता हूँ मैं तुम्हारे को। नया जगह फ्लैट लिया हमने, नई जगह सारी चीजें करी, नया बोर्ड वगैरह लिया। तो उसमें हमने पहली चीज ये देखी, जो हमारा स्टाफ है डेली 3-3 घंटे आएगा, तो वो अपनी लोकेशन से कितनी दूर है, आने के लिए खुद के साधन है, हिंदी वाली मैम है, बस से आती है, स्कूटी से आती है, कैसे आएगी, तो वो चीज हमने देखी। ठीक है, बिजली और पानी, पानी की हमारे को वहां पे जरूरत नहीं थी, पीने का पानी चाहिए तो हमने कैंपर लगवा लिया आरओ। बिजली के लिए वहां पे कोई दिक्कत नहीं था, रिको एरिया में आता है। इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट के लिए हमने सेम डे क्या किया, वाईफाई इंस्टॉल करवाया वहां पे, फाइबर। बाजार और गोदाम, इसकी हमारे को जरूरत नहीं थी, इसके लिए हमारे को क्या था, एक रूम चाहिए स्टूडियो बनाने के लिए। बैंक और वित्तीय संस्थाएं, ये हमारे को जरूरत पड़ी कि यार मेरे को 7 लाख रुपए लगाने, मेरे पास कितने हैं, मैं किससे लूंगा। उसके बाद में कच्चा माल एवं औद्योगिक क्षेत्र, कच्चा माल और औद्योगिक क्षेत्र, अपना तो ऑनलाइन काम है तो औद्योगिक भी नहीं चाहिए, कच्चा माल का मतलब नोट्स वगैरह हमारे पास थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें ये चीजें आती है। अब हमारे में ये आता है कि जैसे अपन ने फ्लैट लिया, बैठने के लिए अपने को टेबल कुर्सी भी चाहिए, टीचर्स आएंगे, वेटिंग एरिया भी चाहिए, पानी पीने के लिए वो भी चाहिए, वॉशरूम भी चाहिए, चप्पल खोलने के लिए स्थान चाहिए, फिर क्लास चल रही है तो टीचर को रखने के लिए सामान के लिए टेबल चाहिए, कैमरे को रखने के लिए वो चाहिए, वाईफाई चाहिए। तो ये सब चीजें किस में आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, जो अब चीजें अपने को जरूरत होती है और बिजनेस आसानी से चल सके। तो ये चीजें आती है बेटा मेनली उसमें। सड़क और परिवहन आता है, इनको हटा देता हूँ, बिजली और पानी आता है, ठीक है, इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन आता है, बाजार और गोदाम आते हैं, ये चीज आती है। फिर आता है सपोर्ट सिस्टम। तो मेरा सपोर्ट सिस्टम यहाँ देखो, ये वे सेवाएं हैं जो उद्यमी को बिजनेस शुरू करने के लिए और चलाने के लिए क्या करती है मेरे बेटा, हेल्प करती है, मदद करती है। उसको क्या कहते हैं, सपोर्ट सिस्टम कहते हैं अपन। समझना इसको, पहला क्या है इसमें सपोर्ट सिस्टम में, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। वही फिर से अपना ईडीपी आ गया। ईडीपी मैंने समझाया था क्या है, ईडीपी क्या है, किसी एंटरप्रेन्योर की, पहले तो ईडीपी है उसकी इच्छा जानना, फिर इच्छा जानने के बाद उसको चिन्हित करके उसको उठा के ले आना, एंटरप्रेन्योर को, उद्यमी को, और उसको स्किल्स सिखाना, उसको ट्रेनिंग देना, फिर उसकी क्षमताओं को पहचान के उससे एंटरप्रेन्योरशिप करवाना। ईडीपी उसी को तो कहते हैं। दूसरा देखो, मेंटरशिप या गाइडेंस, विशेषज्ञ मार्गदर्शन उसको देते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट, बैंक लोन, सब्सिडीज उसके करवा दे। मार्केटिंग सपोर्ट उसको कर रहे हैं।
ब्रांडिंग बनाने के लिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट उसको दे रहे हैं, आईटी सेवाएं, कंसल्टेंसी उसको दे रहे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे रहे हैं। तो ये सारी क्या है, एक तरीके से एक एंटरप्रेन्योरशिप को, एक बिजनेस को, एक उद्यमिता को सक्सेस करने के लिए जो चीजें चाहिए वो सारी ये चीजें हैं। 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, ये देख लो बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सब सेम सेम सी चीजें आ रही होगी। अब देखते हैं पॉलिसीज। पॉलिसीज की क्या भूमिका होती है। सरकारी नीतियां उद्यमियों को सुविधाएं देती है, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी, ये कुछ पॉलिसीज है, 2 पॉलिसीज है यहाँ पे। अच्छा, ये नीचे फिर से बात करते हैं, इसी में नीतियों की बात कर लेते हैं, पॉलिसीज की। ये 5 पॉलिसीज हैं जो आपको देखने को मिलेगी। पहली है स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी, दूसरी है आपकी MSME पॉलिसी, मेक इन इंडिया पॉलिसी, कोई ऐसी चीज जो आप इंडिया में बना रहे हो तो उनके लिए सरकार भी आपको सपोर्ट करती है। फिर है डिजिटल इंडिया, फिर है स्किल इंडिया। ये क्या है, सरकारी पॉलिसीज है जो किसको विकास करती है, सरकारी नीतियां जो उद्यमियों को सुविधाएं देती है। उद्यमी कौन होता है, जो उद्यम करता है, और उद्यम क्या है, एंटरप्राइजेस, और उद्यमी क्या है, एंटरप्रेन्योर। और उद्यमी जब एंटरप्राइजेस को चालू करता है, रिस्क लेता है, पैसा लगाता है, मेहनत करता है, मजदूर लगाता है, संसाधनों का यूज करता है, सबको लाभ पहुंचाता है, खुद लाभ कमाता है, ब्रांडिंग बना लेता है, सक्सेस कर देता है, तब क्या कहलाता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। और अपन क्या पढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स को सुविधाएं कौन कौन सी नीतियां सरकार देती है। तो ये 5 पॉलिसीज हैं, इनसे क्या लाभ देती है, देखो, वो टैक्स में छूट देती है, आसानी से रजिस्ट्रेशन, सस्ती मशीनें, आसानी से लोन और नई तकनीकी उन तक पहुंचाती है। सरकारी योजनाएं कौन कौन सी है, ये देखो यहाँ पे स्कीम्स किसके लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए सरकारी स्कीम्स कौन कौन सी है मेरे बेटा, देख लेते हैं। देखो, अगर इस क्लास पे अच्छा रेस्पॉन्स रहा आप लोगों का तो पूरी 7 की 7 तो नहीं कह सकता, पर मैं आपकी 5 सब्जेक्ट की 1 शॉट क्लासें में करवा दूंगा, उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। पर इस क्लास को जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सब में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और प्यारा सा एक कमेंट जरूर करना यार, क्योंकि इस क्लास का कोई मैं पे नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। इसके नोट्स भी मैं दूंगा, एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे, मैं बताऊंगा क्लास के एंड में कि ये PDF कहाँ मिलेगी। एक PDF और है, उसको भी रिवाइज करवाऊंगा। अभी क्लास थोड़ी बड़ी है, सब्र करो, 6 महीने का, एक रात में पढ़ने को चाह रहे हो। मेरे को बहुत अर्जेंटली दिल्ली निकलना है, ठीक है, आप लोगों का पेपर है, 1 दिन का गैप है। अगर मैं दिन में निकलता ट्रेन से, पर मैं दिन में निकलता तो फिर क्लास नहीं बन पाती, इसलिए मैं रात को निकलूंगा। मेरी 9:30 बजे बस है, टाइम हो रहा है 5:58, सही दिख रहा होगा आपको, 5:58। तो पहले आपकी क्लास करेंगे, पहले आपकी पढ़ाई हो, उसके बाद में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सरकारी योजनाओं की। महत्वपूर्ण योजनाएं कौन सी है। पहली है PMEGP, उद्योग लगाने के लिए सब्सिडी देती है, ये प्रधानमंत्री के नाम से है। फिर है आपकी मुद्रा लोन, शिशु किशोर व तरुण लोन ये प्रदान करती है। फिर है स्टैंड अप इंडिया, महिलाओं और SC ST के उद्यमियों के लिए है। फिर है आपकी SIDBI योजनाएं, फिर है KVIC योजनाएं, फिर है PMFME खाद्य प्रसंस्करण यूनिट के लिए। तो ये सारी क्या है, सरकारी स्कीम्स हैं जो क्या करती है, अपने को नए जो उद्यमी हैं उनको सपोर्ट करती है। तो इनके आपको नाम लिख लेना है, इनको याद कर लेना है, इनके बारे में हल्का हल्का देख लेना है। बाकी अपना जो टॉपिक है मेन वो क्या है, अपना उद्यम, उद्यमी और उद्यमिता। तो ये योजनाओं का फुल फॉर्म नाम वगैरह इतना नहीं पूछेंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सरकारी योजनाएं हैं जो एक उद्यमी को उद्यमिता करने के लिए क्या करती है, आगे बढ़ाती है, साथ देती है। अब देखो संस्थाओं की क्या भूमिका है इसमें। तो इसमें संस्थाएं हैं, 5 संस्थाएं मैंने दी है। MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय जो है ये छोटे रोजगारों की सहायता करता है। DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, ठीक है, जिला स्तर पर मदद करता है। SIDBI छोटे उद्योगों को लोन देता है। नाबार्ड की आप सबको पता ही है, ठीक है। और इसके बाद में है KVIC खाद्य ग्रामोद्योग वगैरह है, उनको सपोर्ट ये करता है, ग्रामोद्योग। अब इसकी समरी देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, बिजनेस के लिए जमीन, सड़क, बिजली, बैंक, इंटरनेट, पैसा और जो मूलभूत सुविधाएं वो। सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या आता है, स्किल सिखाना, फाइनेंस देना, मार्केटिंग नॉलेज देना, टेक्नोलॉजी सपोर्ट देना। सपोर्ट सिस्टम में लिए अपने को देखा होगा मेरे भी एप्लीकेशन पे, या किसी भी कंपनी की सपोर्ट टीम होती है, जेट के लिए भी सपोर्ट टीम है। तो वो सपोर्ट टीम क्या करती है, कोई भी अपने को पेमेंट कटाने में इश्यू आ रहा है तो टेक्निकल, मार्केटिंग में इश्यू आ रहा है तो वो अपना सपोर्ट करती है, तो सपोर्ट टीम चाहिए होती है। पॉलिसीज क्या है, स्टार्टअप इंडिया, MSME आदि बिजनेस को आसान बनाते हैं। स्कीम्स कौन कौन सी है, PMEGP है, मुद्रा है, इंडियल है। और इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, DIC है, SIBI है, नाबार्ड है। ये क्या है, उद्यमियों की हेल्प करते हैं। आगे बात करते हैं बेटा, अभी तक तो आधा कोर्स हुआ है आपका।
और मैं हो गया हूँ डिस्चार्ज, थक चुका हूँ, बैटरी लो बेटा। 1 घंटा 13 मिनट, कोई नहीं, करते हैं इसको। उद्यम संचालन के लिए मुख्य चरण, की स्टेप्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर फंक्शनिंग, ठीक है, क्या क्या है। सबसे पहले आपको कोई रोजगार करना है, उद्यम संचालन के मुख्य चरण क्या क्या है, उसको शुरू करना है, उसको चलाना है, तो क्या क्या है। सबसे पहला है उत्पाद चयन, प्रोडक्ट सिलेक्शन। आपको सबसे पहले आपका प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना होगा। बिजनेस शुरू करने के लिए पहला कदम यही है कि आपको काम क्या करना है, बेचना क्या है, आपको बनाना क्या है, आपको बेचना क्या है, बनाना मैन्युफैक्चर क्या करना है, या फिर सर्विस देनी है तो कार्य क्या करना है आपको, वो चूज करना है आपको। वही आपका क्या होता है बच्चा, प्रोडक्ट होता है। वही क्या होता है आपका प्रोडक्ट होता है मेरे जान। उसके बाद में देखो बाजार की मांग, जिस चीज को आप बना रहे हो उसकी मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों को उसकी जरूरत भी है या नहीं है, और आप बना तो रहे हो, पहले से भी कोई और बना रहा है या नहीं बना रहा, और आप बनाओगे तो उसके लिए कच्चा माल कहाँ से लाओगे, कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाला उत्पाद चुने। सही प्रोडक्ट मतलब आधी सफलता। सही प्रोडक्ट, गलत प्रोडक्ट आपने चूज कर लिया, मैंने अभी उदाहरण देके बताया, तो आपकी सफलता बहुत दूर चली जाएगी। सही प्रोडक्ट मतलब आधी सफलता। तो सबसे पहले कोई भी अपने को एंटरप्रेन्योरशिप चलाने के लिए, उद्यमी बनने के लिए अपने को क्या चाहिए, भाई मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ, बिजनेस करने की इच्छा भी है, पर मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए उसके लिए कि यार मैं बिजनेस तो करूंगा पर बेचूंगा क्या, और मैं बेच रहा हूँ वो प्रोडक्ट, क्या वो प्रोडक्ट बाजार की मांग उसको मांग रही है, डिमांड है, क्या लोगों को उसकी नीड है, क्या मेरा कोई और कंपटीटर भी है, क्या मैं इसको बना रहा हूं तो कच्चा माल मेरे को मिल जाएगा। ये सब चीजें अपने को देखनी पड़ती है। दूसरा है स्वामित्व का चयन। कोई बिजनेस कर रहे हैं तो 3-4 प्रकार से होता है कि यार अकेला करूं या पार्टनरशिप में करूं। अगर अकेला कर रहा है, प्रो पार्टनरशिप इसको बोलते हैं, पार्टनरशिप एक ही व्यक्ति कर रहा है, चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो चाहे घाटा हो। दूसरा होता है पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के होता है तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। प्राइवेट लिमिटेड होता है तो उसको कंपनी बोलते हैं। एलएलपी होता है, लिमिटेड लिबिलिटी। एक होता है कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव में होता है समूह आधारित, 25-30 लोग मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं, फिर उसमें वो पैसा लगाते हैं, फिर वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसको कोऑपरेटिव बोलते हैं। 2 या 3 लोग हैं तो उसको पार्टनर्स बोलेंगे, और प्राइवेट लिमिटेड है तो उसको कंपनी बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई बिजनेस किस प्रकार का चलाना है। सबसे पहले तो बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए, आपको प्रोडक्ट चाहिए, मैंने बताया ऊपर। सबसे पहले तो क्या चाहिए मेरे बच्चा, आपको प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट सिलेक्शन, उत्पाद का चयन। सेकंड आपको क्या चाहिए, स्वामित्व का चयन, कि यार प्रोडक्ट तो मैंने सोच लिया कि मैं गाय का घी बेचूंगा, कि मैं गाय का घी बेचूंगा, मैंने सोचा कि मैं गाय का घी बेचूंगा, और बाजार में मांग भी है, लोगों की जरूरत भी है, प्रतिस्पर्धा, कोई गाय का घी बेच ही नहीं रहा, कच्चा माल मतलब मेरे को प्योर घी कहां से मिलेगा, वो मैं लाऊंगा, कम लागत में अच्छा मुनाफा, मैं किसानों से लेकर डायरेक्ट कस्टमर्स को दूंगा। ये तो हो गया सही प्रोडक्ट। अब बात आती है कि यार मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा घी के लिए, पहले पैकेजिंग वैकेजिंग डिब्बे विब्बे, तो मैं क्या करूं, क्या मैं अकेला करूं या 2 लोग मिलकर करें, या एक कंपनी बना लेता हूं लोगों को मिला के, या फिर एक समूह बना लेता हूं, वो चीज होती है। फिर आता है पंजीकरण, मैं इसको जीएसटी रजिस्टर्ड कराऊं या उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाऊं या ट्रेड लाइसेंस लूं या फांसी, FSSAI फूड बिजनेसेस में आता ही है। आपने देखा होगा कोई भी चॉकलेट, अभी मेरे पास बैग में खाने की कोई चीज है नहीं, तुम्हारा सर खाने के अलावा कोई चीज नहीं है, और तुम्हारे सर पे फांसी का लाइसेंस है नहीं, फसाई, ठीक है, FSSAI फूड बिजनेसेस के लिए होता है, एक ट्रेडमार्क होता है, ब्रांड नेम के लिए होता है जो हमने ले रखा है फार्मर्स लोग का। उसके बाद में आता है कंपनी पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन, स्थान का चयन। फिर देखो पहले तो चयन किया किसका, प्रोडक्ट का, उसके बाद में चयन किया कि ओनरशिप का, फिर चयन किया कि रजिस्ट्रेशन कौन सा करवाना है, फिर चयन करेंगे स्थान का कि चलाएंगे कहाँ, जहाँ पे कच्चा माल पास में हो, जहाँ पे बाजार और ग्राहक पास में हो, बिजली पानी उपलब्ध हो, किराया ज्यादा नहीं लगे, परिवहन हो, भविष्य में विस्तार की जगह हो, बड़ा भी करूँ तो भविष्य के लिए मेरे पास जगह हो, वहां पे चलाना है कहाँ पे। फिर बात आती है 5वें नंबर पे पूंजी की, कैपिटल की, बिजनेस को शुरू करने और चलाने के लिए पैसा है, स्वयं की बचत से चालू कर रहा हूं मैं, या परिवार के सहयोग से, या बैंक के लोन से मैं चालू कर रहा हूं, उसमें आता है, या फिर कोई इन्वेस्टर या पार्टनर ले रहा हूं या सब्सिडी ले रहा हूं। कैपिटल क्या है, बिजनेस की जान है, और कैपिटल मतलब क्या होता है, रकम, पूंजी। ठीक है, कि मैं बिजनेस करने के लिए मेरे पास है या नहीं, मेरे को पार्टनर बनाने की जरूरत है, सब्सिडी लेने की जरूरत है, लोन लेने की जरूरत है, या कंपनी बनाने की जरूरत है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन ग्राहकों तक कैसे पहुंचेगा। चलो मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, धंधे के लिए ओनरशिप सेलेक्ट कर ली, उसके बाद में मैंने ट्रेड भी ले लिया, उसके बाद में मैंने स्थान का चुनाव भी कर लिया। अब आएगा कि भाई मार्केट तक कैसे पहुंचाना है इसको, जो मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है उसको मार्केट तक कैसे पहुंचाना है, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डायरेक्ट सेलिंग करनी है मेरे को, डायरेक्ट मतलब जो मैं घी बना रहा हूँ वो डायरेक्ट फार्मर्स को या जो क्लाइंट्स उसको देना है, कस्टमर्स को, या रिटेलर्स या होलसेलर्स मेरे को देना है, कि मैं 400 का मेरा डिब्बा है 300 में दे देता हूँ, वो 450 में बेचेंगे, तो 150 रुपए उनके बच जाएंगे, बल्क में मेरे से वो माल ले लेंगे, रिटेलर्स को दे रहा हूँ। या फिर मैं ऑनलाइन बेच रहा हूँ, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे या वेबसाइट पे बेच रहा हूँ,
या फिर मैं डीलर्स के थ्रू बेच रहा हूँ। ये होती है कि उस प्रोडक्ट, ये सारी चीजें होनी चाहिए किसके लिए, अपन पढ़ क्या रहे हैं बेटा, तुम भूल जाते हो, पढ़ क्या रहे हैं, उद्यम संचालन के लिए मुख्य चरण क्या होने चाहिए, एक उद्यम, एक अच्छा बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। सबसे पहले प्रोडक्ट की पहचान, दूसरे नंबर पहला आपने देखा कि प्रोडक्ट का सिलेक्शन, प्रोडक्ट कैसा हो 5 पॉइंट देखे, दूसरा देखा ओनरशिप का सिलेक्शन, तीसरा देखा रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, चौथा मेरे बच्चा, चौथा अपन ने देखा कि खोलना कहाँ पे है अपने को, पांचवा अपन ने देखा कि पैसे कहाँ से लगाएंगे, छठवां अपन ने देखा इसमें कि यार बेचेंगे कैसे, और सातवां देखो अब उद्यम की योजना, पहचान, चयन, प्रोजेक्ट, उद्यम की योजना बनानी है, प्लानिंग ऑफ एंटरप्राइजेस, योजना में क्या क्या शामिल होता है कि योजना देखो क्या क्या होती है। योजना बनाने का मतलब बिजनेस शुरू करने से पहले हर चीज को सोच समझ कर तय करना होता है, और ये हमने डेफिनेशन में देखी थी, कोई आदमी प्लानिंग करके पैसा खर्च कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको सक्सेस कर रहा है, उसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो योजना और प्लानिंग तो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है। क्या योजना बनाना है कि बनाना क्या है, कितना बनाना है, कहाँ बनाना है, कितनी पूंजी चाहिए, किसको बेचना है और कैसे बेचना है। सपोज घी है, मैंने योजना बनाई कि क्या बनाना है, मैंने कहा कि घी का ब्रांड बनाना है भाई, कितना बनाना है, मतलब ठीक है स्टेट लेवल का ब्रांड बनाऊंगा और लगभग 1500 लीटर घी मेरे को सेल करना है। कहाँ बनाना है, तो मैं सोचूंगा मेरे घर के आसपास जयपुर में बनाता हूँ। कितनी पूंजी चाहिए भाई साहब, 13 लाख रुपए चाहिए। किसको बेचना है, अपन डायरेक्ट रिटेलर को बेचेंगे या कस्टमर को बेचेंगे या होलसेलर को बेचेंगे, कैसे बेचेंगे उसको, इतने सारे घी हैं, अपने प्रतिस्पर्धा है, वो अपना ही क्यों लेगा, उसको कैसे बेचेंगे वो चीजें। तो ये सब किस में आती है, आपकी प्लानिंग में आती है बेटा, किस में आती है, योजना में आती है। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट की पहचान करना। प्रोजेक्ट पहचानने का मतलब है बाजार में ऐसा कोई बिजनेस आइडिया चुनना जिसमें अवसर हो। अवसर का मतलब होता है मौका। मैंने अभी वही बताया, वो पंचर वाली दुकान, पेट्रोल पंप, वो क्या होता है, मौका। कैसे पहचाने, ग्राहक की समस्या को खरीदे, सोचिए, सॉरी ग्राहक की समस्या को समझे और देखें, उसके बाद में मार्केट का गैप देखें कि यार इस चीज के लिए और कहाँ कहाँ पे चीजें, नई तकनीकी देखें, कच्चे माल देखो और प्रतिस्पर्धा का अध्ययन करें। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। प्रोजेक्ट का चयन कैसे करें, चयन करते समय आप देखें कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे को लाभ कितना मिल रहा है, मैं प्रॉफिट कितना कमा सकता हूँ, इससे मेरे को कितना लाभ है, इसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, मेरे पास बजट कितना है, इसमें रिस्क कितना है, 50% रिस्क है या 20% रिस्क है, कि यार 80% चांस है कि मेरा धंधा चलेगा ही चलेगा, इसका स्थान कहाँ चूज करूँ, और तकनीकी ज्ञान की क्या क्या मेरे को जरूरत पड़ेगी। ये सब किस में आती है बेटा, आपके प्रोजेक्ट चुनने के लिए आती है। प्रोजेक्ट निर्माण में देखो, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन वह प्रक्रिया जिसमें प्रोजेक्ट का पूरा खाका, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। आपका बिजनेस का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ बिजनेस, लागत और निवेश और मशीनें, कर्मचारियों की जरूरत, उत्पादन क्षमता, मार्केटिंग प्लान, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, सबसे पहले परिचय, एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए सब लिखते हैं, ये आपके सिलेबस में है ऐसे कैसे, और बड़ा क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्या क्या लिखते हैं, ये सिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, सिर्फ क्लास ही नहीं, अपने को ये चीजें भी सीखनी है। सबसे पहले अपन लिखते हैं उसका इंट्रोडक्शन, परिचय, बिजनेस का नाम और प्रकृति। उसके बाद में देखते हैं उसका मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है। बिजनेस का नाम मैंने लिख दिया, गिर गाय का घी के जमींदारा घी। प्रकृति क्या है उसकी, कौन सा मैं बेच रहा हूँ। उद्देश्य क्या है, उत्पादन का या सेवा का विवरण, क्या काम करोगे आप, सेवा दे रहे हो, क्या कर रहे हो। बाजार का अध्ययन, तकनीकी विवरण, वित्तीय योजना, लाभ और अनुमान, जोखिम का मूल्यांकन, ये सब चीजें आएगी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। किसमें आएगी मेरे बच्चा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। आगे देखो, एंटरप्राइजेज मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है, बिजनेस को चलाने का विज्ञान होता है। उसमें क्या करते हैं, उत्पादन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, मार्केटिंग प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण और स्टॉक प्रबंधन। इन चीजों को समझो आप, शायद समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या मैं इतनी देर से रेगुलर खड़ा हूं ना बेटा, इधर बैठने का है नहीं, बहुत ज्यादा थक चुका हूं मैं। रिसेंटली क्या है, हम फ्लैट शिफ्ट कर रहे हैं, तो सुबह से हम इधर उधर सामान रखने में थके हुए हैं। चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं। बिजनेस चलाने का विज्ञान, इसमें क्या करेंगे, उत्पादन का प्रबंधन करेंगे अपन, जो अपने पास प्रोडक्शन हो रहा है उसका मैनेजमेंट देखेंगे, अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखेंगे। मानव संसाधन में आते हैं अपने पास जो मजदूर वगैरह हैं वो चीज। मार्केटिंग में आती है अपनी गुणवत्ता, चलो ये बताया हुआ है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में देखो उत्पाद, उत्पाद स्तर, उत्पाद मिश्रण, ये सब चीजें देखते हैं। प्रोडक्ट क्या है, ग्राहक को दी जाने वाली वस्तु या सेवा, जो जैसे कि दूध, मशीन, मोबाइल, केक, कोचिंग सेवा क्या है, पहले तो वो देखेंगे, फिर उसका स्तर देखेंगे, लेवल ऑफ प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट है, एक्चुअल प्रोडक्ट है या आर्ग्यूमेंटेड प्रोडक्ट है, मतलब कि असली लाभ, जैसे कि मोबाइल संचार, एक्चुअल में असली वस्तु, मोबाइल का मॉडल और फीचर, इसमें अतिरिक्त सुविधा, वारंटी, सर्विस, ये क्या क्या अपन उसको दे रहे हैं। लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या क्या उनको अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेवल ऑफ प्रोडक्ट, कोर प्रोडक्ट ये हो गया। उत्पादन मिश्रण,
प्रोडक्ट मिक्स, एक कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले सभी उत्पादों का समूह, जैसे अमूल का दूध, दही, मक्खन, आइसक्रीम, ये सब क्या हो गया, प्रोडक्ट मिक्स हो गए। अमूल क्या हो गया यहाँ पे, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप वाली कंपनी हो गई, ये इसके प्रोडक्ट मिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं प्रोडक्ट मिक्स में शामिल है कितनी प्रोडक्ट लाइंस है, लेंथ, कुल उत्पादन, डेप्थ। चलो इसको आगे देखते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो अपन शुरू से बात करते आ रहे हैं कि बिजनेस तभी चलेगा जब आप मेहनत तो कर रहे हो, एफर्ट्स तो लगा रहे हो, पर उसमें क्या आप गुणवत्ता भी दे रहे हो। तो इसको कैसे करें, अच्छी मशीनें होनी चाहिए, सही कच्चा माल होना चाहिए, परीक्षण या टेस्टिंग होनी चाहिए, मानक, मैंने बताया ना आपको ISO या फिर आपका फसाई जो है उसका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, नियमित इंस्पेक्शन करना पड़ता है। उत्पादन लागत की बात करूं तो उत्पादन में बनने में जो खर्च हुआ है, कच्चा माल, मजदूरी, बिजली, सारी चीजें जुड़ेगी। अब इसमें समझने लायक चीजें जो आएगी मैं समझा देता हूं आपको। उत्पादन पे नियंत्रण आपको कैसे करना है, बड़ा क्वेश्चन कहां से आता है वो देखते हैं। सामग्री प्रबंधन, मटेरियल मैनेजमेंट, रॉ मटेरियल के लिए सामग्री प्रबंधन, कच्चा माल खरीदना, रखना, उपयोग करने की प्रक्रिया, लागत को कम करने की, सही है, कच्चे माल की लागत, खरीद मूल्य, ट्रांसपोर्ट, टैक्स, स्टोरेज खर्च, खराब होने का जोखिम, नॉर्मल चीज है, ये आपको मैंने पढ़ा रखी है, पहले समझा दी और इसमें आप समझ लेना, नोट्स आपको दे दूंगा मैं। इन्वेंटरी कंट्रोल छोड़ो, पर्सनल मैनेजमेंट, व्यक्तिगत प्रबंधन, इसमें आता है, ये आपका टॉपिक है, इसकी बात करते हैं। मैन पावर प्लानिंग, बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ये है आपका, अपन किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पर्सनल मैनेजमेंट देख रहे हैं, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, सबसे कोई तगड़ा हथियार है तो वो क्या है, शिक्षा है। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं पर्सनल मैनेजमेंट, व्यक्तिगत प्रबंधन, किसके लिए, आपके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। इसमें देखो क्या क्या आता है, इसमें टॉपिक कौन कौन से कवर करने वाले हैं अपन। मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग क्या होती है बेटा, इसको समझो। मानव शक्ति उपयोग, इसका मतलब है किसी भी संस्था के द्वारा कितने कर्मचारी चाहिए, कौन सा काम कौन करेगा और भविष्य में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसकी योजना बनाना ही मैन पावर प्लानिंग कहलाता है। मैंने ये बताया है स्टार्टिंग में कि कितने मजदूर हैं, कौन सा मजदूर क्या काम करेगा, किसको कितनी तनख्वाह दूंगा, कहाँ पे रहेगा, वो सारा क्या है, मैन पावर प्लानिंग में आता है। आसान शब्दों में बताऊं तो सही समय पर सही काम करने के लिए सही संख्या में सही आदमी उपलब्ध कराना, उनकी प्लानिंग करना ही मैन पावर प्लानिंग में आता है। किसमें आता है मेरे बच्चा, मैन पावर प्लानिंग में आता है। और मैन पावर प्लानिंग क्यों जरूरी है, काम को सुचारू रूप से चलता रहेगा, अगर अच्छा आदमी, उस काम को करने वाला आदमी अगर वहां पे बैठेगा तो काम क्या रेगुलर चलता रहेगा। कर्मचारी की कमी या ज्यादा कर्मचारी रखने से नुकसान नहीं होता है, खर्च कम होता है, सही व्यक्ति को सही काम मिल जाता है। लेबर टर्नओवर देखो, कितने कर्मचारी कंपनी को छोड़कर जाते हैं और उनकी जगह कितने नए आते हैं, इसका प्रतिशत लेबर टर्नओवर कहलाता है। आसान शब्दों में बात करूं तो कर्मचारियों का कंपनी को छोड़ना और नए लोगों को आना, ये क्या कहलाता है, लेबर टर्नओवर। जैसे लेबर टर्नओवर मेरा है 60 का मतलब ये हो गया कि लगभग जो पहले काम करते थे वो और जो नए आए चले गए, जो पहले काम करते थे वो चले गए, नए आए, तो कि मेरे एक साल में लगभग जो मेरी लेबर रहती है वो रहती है, अगर किसी को अपन बताते हैं ऐसे कोई बिजनेसमैन कि सर लेबर मेरे साल का 80 लाख 90 लाख रुपए का टर्नओवर रहता है लेबर मैनेजमेंट का, मतलब उसमें सारे जो चले गए जिनको तनख्वाह दे दी, जो नए आ रहे हैं उनका एक साल का कैलकुलेशन वो बताते हैं। अगर वो संख्या में भी बता सकते हैं कि 70-80, उच्च टर्नओवर होने के कारण कम वेतन मिलता है, मतलब कितने कर्मचारी कंपनी छोड़कर जाते हैं और उनकी जगह कितने आते हैं, इसका प्रतिशत लेबर टर्नओवर कहलाता है। उच्च टर्नओवर, अरे यार कहाँ गया, हाँ आगे बात करते इसमें। सैलरीज या मजदूर वेतन या वैक्स मजदूरी, मजदूरों को दैनिक या घंटे के आधार पर मिलने वाला भुगतान जो क्या कहलाता है, वेतन, सैलरी या वेगस कहलाता है। उदाहरण के लिए खेत मजदूर, फैक्ट्री मजदूर। सैलरी क्या कहलाती है, सैलरीज कर्मचारियों को महीने के आधार पर मिलने वाला भुगतान, कर्मचारियों को महीने के आधार पर देते जो सैलरी उसको कहते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं वेतन मजदूरी तय करने के आधार, काम का मुश्किल स्तर, उसकी स्किल्स, उनका एक्सपीरियंस, काम का समय और कंपनी की आर्थिक स्थिति। अब देखो इसको समझना कि अपने पास जो काम कर रहा है उसको अपन एम्प्लॉय बोलते हैं, उसको वेतन या अपन बोल सकते हैं एम्प्लॉय या लेबर बोलते हैं। उसका काम कितना मुश्किल है, कोई मैं बहुत हार्ड सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई स्कूल है सपोज दैट, कोई इंस्टीट्यूट है मैं उसमें पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मैं भी उसके लिए क्या हो गया, मजदूर हो गया, क्या हो गया, लेबर हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, ठीक है, या फिर क्या हो गया, एम्प्लॉय हो गया। तो वो देखेगा कि मैं कितना हार्ड सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मेरे का काम का स्तर क्या है, उसके बाद में देखा तो उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए मेरे पास स्किल्स क्या है, मेरे पास एक्सपीरियंस कितना है, और मैं कितने घंटे पढ़ा के आ रहा हूँ, और उस स्कूल की क्या बजट है, उसके हिसाब से वो सैलरी डिसाइड होती है, ठीक है। तो ये सैलरी डिसाइड करने के पॉइंट्स है बेटा। आगे बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और वित्तीय प्रबंधन।
कैपिटल क्या होता है इसको समझना, यहां से बड़ा क्वेश्चन आता है। व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, जो मशीन के लिए कच्चा माल आदि कहते हैं, इसको मिलाकर पूंजी कहते हैं, एस कैपिटल कहते हैं इसको। व्यवसाय शुरू करने चलाने के लिए चाहिए पैसा, मशीन, कच्चा माल, वो सारे क्या कहलाएंगे, कैपिटल या पूंजी कहलाएंगे। लाइक मैंने स्टूडियो खोला तो मेरे को कैश पैसा भी चाहिए था और सामान मेरे को इन्वर्टर, बैटरा, वाईफाई भी चाहिए, तो वो मेरे क्या है, मेरे लिए पूंजी है। ठीक है, पूंजी के प्रकार, फिक्स कैपिटल, मशीन, जमीन, बिल्डिंग। मैंने बोर्ड ले लिया 2 लाख का तो वो फिक्स कैपिटल हो गया मेरा 2 लाख। जमीन ले ली मैंने, बिल्डिंग ले ली। वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं, रोज के खर्चे, वाईफाई में रिचार्ज कर रहा हूँ, डेली पानी आ रहा है, डेली की टीचरों को दे रहा हूँ, डेली का बिल आता है, ट्रांसपोर्ट के लिए उनको पैसा दे रहा हूँ, वो क्या वर्किंग कैपिटल होता है। ठीक है, कॉस्टिंग क्या होती है, लागत। किसी उत्पाद या सेवा को बनाने में जितना खर्चा आता है उसका पता लगाना क्या कहलाता है, अपना लागत कहलाता है। लागत में क्या क्या शामिल होते हैं, कच्चा माल, उसको लाने की मजदूरी, मशीनें, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट व अन्य छोटे खर्च, सबको मिला के लागत होती है। फिर आता है प्लानिंग, योजना बनाना, व्यवसाय के लिए योजना बनाने को, ये मैंने आपको बता ही दिया योजना वाला ऊपर। इसके बाद में आता है बुक कीपिंग या लेखा जोखा या लेखन, व्यवसाय के सभी पैसों से जुड़े लेन देन को संभालना या लिखना बुक कीपिंग कहलाता है। बुक कीपिंग, कितना पैसा आया, मतलब एक तरीके से अपन कहते हैं ना खाता बुक मेंटेन करना या लेजर बुक मेंटेन करना, कि इतने कस्टमर्स आए, ये दिया। आपने देखा होगा छोटे मेडिकल्स होते हैं, छोटे स्टोर्स होते हैं, सामान बिकता है, वो लिख देते हैं डायरी में इतने रुपए का ये सामान बेचा। फिर वो देखते हैं कि महीने के एंड में या पूरे दिन के एंड में उन्होंने पूरा इतना सामान बेचा, ये चीज इतने की आई थी, तो आज दिन में कितने रुपए बचे, आज दिन में 3000 बचे, 2 मेरे मजदूर लग रहे हैं, दुकान का इतना किराया लगता है, तो दिन के 200 रुपए बच रहे हैं। वो चीज निकालने के लिए आपको बुक कीपिंग की जरूरत पड़ती है बेटा। ठीक है, उसके बाद में आता है कर या टैक्स। मुख्य टैक्स कौन कौन से होते हैं, जीएसटी होता है, इनकम टैक्स बिजनेस की कमाई पे लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स जमीन पे लगता है। टैक्स क्यों देना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं टैक्स क्यों देना चाहिए, बताओ। टैक्स इसलिए देना चाहिए क्योंकि अपन ने देखा था बहुत सारी सरकारी स्कीमें हैं, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन है, वो तभी ही अपने को होते हैं और बिजनेस के लिए आगे अपने को मदद मिलती है और अपनी जो जीडीपी है वो भी बढ़ती है। ठीक है, अब देखो फाइनल स्टूडेंट फ्रेंडली समरी टॉपिक था मैन पावर प्लानिंग। क्या होती है कि कितने कर्मचारी चाहिए और इसकी योजना जो होती है कि किसको कितनी सैलरी देना है, कब हायर करना, वो मैन पावर प्लानिंग कहलाती है। लेबर टर्नओवर क्या कहलाता है, कर्मचारियों को छोड़ना और नयों का आना। सैलरी क्या होती है, मजदूरों को प्रतिदिन दी जाती है वो। कैपिटल क्या होती है, बिजनेस शुरू करने के लिए, चलाने के लिए जो पैसा और सामान चाहिए। कॉस्टिंग क्या होती है, किसी चीज को बनाने का कुल खर्चा कॉस्टिंग कहलाती है। लाइक मैंने कोर्स क्रिएट किया एक, तो कोर्स बनाने के लिए मेरे को 4 टीचर लगे, उनकी 3 महीने की सैलरी, बिजली का बिल, आना जाना, सारा खर्चा कितना लगा, वो एक कोर्स बनाने का कैपिटल हो गया। प्लानिंग हो गया कि भविष्य में काम की क्या योजना है, और बुक कीपिंग हो गई कि रोज का हिसाब किताब लिखना, और टैक्स जो सरकार को देते हैं वो टैक्स आ गया। अब देखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग प्रबंधन, इसमें क्या क्या आता है। मार्केट क्या होता है समझो इसको बात करते हैं मार्केट क्या होता है। अरे ज्यादा तो नहीं हो गया, बोर तो नहीं हो रहे, एक और पीडीएफ पढ़िए, उसको भी पढ़ेंगे अभी। इसका मतलब होता है मार्केट का जहां खरीदार, बायर, 2 चीज होती है, खरीदार जो खरीदता है और विक्रेता मतलब सेलर जो बेचने वाला होता है, और वस्तुओं व सेवाओं का लेन देन करते हैं उसे बाजार कहते हैं। अब चीज समझना, वस्तुओं का लेन देन, लाइक मैं क्या हूं, खरीदार हूं। मैं अभी मार्केट से निकलूंगा, स्टूडियो से निकल के, ठीक है, मैं खरीदार हूं और मेरे को जयपुर जाना है, दिल्ली जाना है, तो मैं जाऊंगा क्या, मैंने ऑनलाइन कर लिया या तो बस टिकट ऑनलाइन कर लिया, तो उसमें भी समझना, ऑनलाइन किया तो मैंने रेड बस से किया, रेड बस, तो रेड बस क्या हो गई, यहाँ पे विक्रेता हो गई, बेचने वाला है वो, ठीक है, और मैं क्या हो गया, यहाँ पे बायर हो गया, खरीदने वाला हूँ, और मैंने उसको दिए 1100 रुपए, और मेरे को क्या मिली, सेवा मिली। क्या सेवा मिली कि मेरे को ग्वालियर टू दिल्ली गया मैं, ये क्या मिली, मेरे को सेवा मिली बेटा, ये क्या मिली, मेरे को सेवाओं का लेन देन हुआ, और ये एक प्लेटफॉर्म हो गया रेड बस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मार्केट हो गया, ऑनलाइन मार्केट हो गया। अब इसी चीज को ऑफलाइन समझना मेरे बच्चा, कहना समझ में तो आ रहा है ना बेटा, गुड्डा, हरे कहना राजा बेटा समझ में तो आ रहा है आपके, नहीं आ रहा हो तो बताना मेरे को। अब ऑफलाइन समझना, मैं गया यहाँ पे ग्वालियर बस स्टैंड पे, ठीक है, बस स्टैंड पे गया मैं, बस स्टैंड पे बहुत सारे ट्रेवल एजेंसी वाले ऐसे टेबले लगा के बैठे रहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे मिले मेरे को, मार्केट कौन सी जगह है, समझना इसको। ये क्या मैं ये चीज यहाँ घर बैठे स्टूडियो के बाहर खरीद सकता था क्या, नहीं। मार्केट बता रहा हूं मैं, बाजार क्या होता है कि जहां पे खरीदार होता है और विक्रेता भी वही होता है, और दोनों मिलकर आदान प्रदान करते हैं, उसको बाजार कहेंगे, समझना। अब जहां सामान खरीदा और बेचा जाता है वही बाजार होता है। अब देखना, ये यहाँ पे मार्केट के अंदर ही बस स्टैंड है, और मार्केट क्यों कहलाएगा, क्योंकि वहां पे हर प्रकार की चीजें हैं। इसी बस स्टैंड के आगे मेरे को अगर मेरे को मूंगफली खानी है तो मूंगफली बेचने वाला भी बैठा है, मेरे को अगर कपड़े लेने हैं कपड़े वाला भी बैठा है, यहाँ पे अगर मेरे को स्टे करना है तो होटल्स वाले भी हैं, तो होटल सेवाओं में आ गई, ये प्रोडक्ट्स में आ गए, ठीक है। ये सारे क्या है,
सेलर है। अब मैं यहाँ से इतने लोग निकलते हैं, वो सब क्या है, बायर हैं, खरीदने वाले हैं। अब ठीक है, मार्केट मैं गया बेटा, मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा कि भैया ये मार्केट में मिला है मेरे को बेचने वाला, और मैं भी यही गया उसके पास खरीदने वाला। ठीक है, मैं जाके कहता हूँ कि मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, मेरे को बस का टिकट चाहिए। इन्होंने कहा 1100 रुपये, मैंने इनको 1100 रुपये दिए, तो मैंने इनको पैसा दिया, इन्होंने मेरे सेवा दी और मैं यहाँ से चला गया। मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जाता हूँ, मेरे को भूख लग रही है, मेरे को मूंगफली खानी है, मैंने इसको 20 रुपये दिए, मैंने खरीदे। ये मूंगफली भी मार्केट में मिल रही है, बिल्कुल सुनसान सड़क है, यहाँ पे मूंगफली तो नहीं मिलेगी। जहां पे खरीदने वाले होते हैं वहीं बेचने वाले होते हैं बेटा। सप्लाई डिमांड समझोगे ना, तब समझ में आएगा। आसान भाषा में बात करें तो जहां पे सामान खरीदा और बेचा जाता है वही बाजार रहता है। बाजार की जरूरत क्यों है? उत्पादन को बेचने के लिए, ग्राहक की पहुंच तक, कीमत का पता लगाने के लिए। अब मैंने क्या किया, 4-5 टेबलें लगी हुई थी, सब पे जाके आया कि यार दिल्ली का टिकट कितने का है, जयपुर का टिकट कितना है। एक ने बताया 1000 रुपए का। फिर मैंने देखा कि इसकी सेवाएं कैसी, उसने बोला यार नॉन एसी है। फिर दूसरे के पास गया, उसने बोला 1700 का है। मैंने कहा कौन सी बस है? बोला माइल्स वाली है। मैं कहा दे दो। तो वो क्या है, सेवाओं के हिसाब से पैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे रेट का भी पता चला। टाइप्स ऑफ मार्केट, कस्टमर, ग्राहक के आधार पे कितने प्रकार के मार्केट होते हैं। देखो, ग्राहक के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, कस्टमर मार्केट, उपभोक्ता बाजार, जहां पर आम लोग उपयोग की चीजें खरीदते हैं, जैसे कपड़े, मोबाइल, सब्जियां। इंडस्ट्रियल मार्केट क्या होते हैं, जहाँ फैक्ट्री होती है, कच्चा माल और मशीनें खरीदे, लोहा, सीमेंट, केमिकल आदि। अब देखो, क्षेत्र के आधार पे 3 प्रकार के मार्केट होते हैं। लोकल मार्केट, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, गांव या शहर का बाजार। नेशनल मार्केट, पूरे देश का बाजार। इंटरनेशनल मार्केट, जहां अंतरराष्ट्रीय तक बिक्री होती है, वो इंटरनेशनल मार्केट। उत्पादन के आधार पे कृषि बाजार, मोबाइल बाजार, कपड़ा बाजार, इलेक्ट्रॉनिक बाजार। आपने देखा होगा जयपुर में अगर आप रहते हो, राइसर प्लाजा का नाम सुना है? वो राइसर प्लाजा, वो सारा का सारा मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बाजार है, वहां पे सारी एसेसरीज मिलेगी। मुआना मंडी का नाम सुना है? वो कृषि बाजार है। कपड़ा बाजार आपने अगर जयपुर में सुना हो, जैसे चौड़ा रास्ता आपने सुना है, तो वहां पे सारी बुक्स मिलती है। ठीक है, इसके बाद में कपड़ा, आपको चांदपुर अगर जाओगे तो आपको कपड़े का उधर मिलेगा, तो वो कपड़ा बाजार के नाम से फेमस है। तो वो डिमांड के आधार पे जहाँ पे कस्टमर्स जाते हैं वहां पे मिल जाता है। मार्केटिंग असिस्टेंस, मार्केटिंग सहायता, मतलब सरकार, संस्था, एजेंसियां जो व्यवसाय को मार्केटिंग में दी जाने वाली मदद करती है। क्या क्या मदद करती है? सरकारी योजनाएं देती है, ट्रेनिंग वर्कशॉप देती है, विज्ञापन की सहायता देती है, एक्सपोर्ट में मदद करती है, पैकेजिंग में मदद करती है, गुणवत्ता में मदद करती है। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज देखते हैं। क्या बात है, गला सूख रहा है, मैं पानी पी लेता हूँ बेटा यार, मजा तो आ रहा ना। अब नहीं आ रहा तो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मजा किसी का गुलाम नहीं है। आ जाए तो आ जाए, नहीं भी आए। ठीक है, अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की, कि रणनीति का मतलब क्या होता है। उत्पाद को सही बेचने की योजना जो होती है वो रणनीति में आती है। मुख्य रणनीतियां कौन सी है? राइट प्रोडक्ट, सही उत्पाद का चयन करना, राइट प्राइस, सही कीमत पे उसको देना, सही स्थान पे उसको बेचना। दुकान, ऑनलाइन या होलसेल में समझा चुका हूं आपको। प्रमोशंस कहाँ करते हैं? सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, ऑफर या डिस्काउंट देके या विज्ञापन लगा के कर सकते हैं। ठीक है, छात्रों को पसंद आने वाली चीजों को कॉलेज के बाहर बेचना। अब कोई चीज है, सपोज दैट ऐसी कोई चीज है जो किसान को चाहिए। ठीक है, सपोज दैट किसान को चाहिए कोई ऐसा कट्टा है, कोई बोरी है, कोई बैग है, या कोई किसान को चाहने वाली चीज है, स्प्रे मशीन है, और उसको मैं बेच रहा हूँ कॉमर्स कॉलेज के बाहर, तो वह बिकेगी क्या? नहीं, मेरे को लगाना चाहिए मंडी के बाहर। कॉमर्स कॉलेज के बाहर मेरे को दुकान लगानी है किसकी? जहां पे मैं किताबें बेच सकूं। ठीक है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहां पे मैं बुक्स बेच सकूं। तो जगह का चुनाव बहुत जरूरी है। त्योहार के समय ऑफर देना, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे प्रचार करना। अब है क्राइसिस। क्राइसिस बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और अभी मेरे ऊपर क्राइसिस चल रहा है। क्राइसिस का मतलब होता है संकट। कैसा भी संकट आ सकता है, अभी पढ़ेंगे कि संकट कितने होते हैं, किस प्रकार से। एक बिजनेस करने वाले बंदे के ऊपर, एक एंटरप्रेन्योर के ऊपर, जब वो एंटरप्रेन्योरशिप करता है, जब वो उसका एंटरप्राइजेस को रन करता है, तो उसके ऊपर कितने कितने प्रकार के क्राइसिस आ सकते हैं, संकट आ सकते हैं। तो क्राइसिस का मतलब होता है संकट। और अपन क्या है? क्या है? हनुमान जी के चेले हैं, श्री राम के भक्त हैं, वीर हनुमान के भक्त हैं, संकट मोचन है वो। तो क्राइसिस को क्या कर लेगा? हर लेगा, संकट मोचन है वो। तो अपने को तो टेंशन ही नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं कितने प्रकार के हैं क्राइसिस या संकट क्या है। जब व्यवसाय को अचानक कोई समस्या या खतरा हो जाता है, तो उस काम को बंद होने की स्थिति में उसे संकट कहते हैं। अचानक सारी चीजें सही चल रही है और ऐसा कुछ घटित हो गया बीच में, ऐसी कोई भी समस्या आ गई अचानक से कि उसको खतरा हो गया काम को, और बंद करने तक की नौबत आ गई, तो उसको क्या कहेंगे? संकट आएंगे। कोई अपन पूछते हैं कैसा क्या चल रहा है, कि यार धंधा माड़ो ही, संकट आ रहे, काल वो काल है, बंदी हो तो दिखे। तो वो क्या होता है? संकट। वो क्यों आता है उसके बारे में देखते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट देखते हैं बेटा। संकट आने पर सही समय पर सही कदम उठाकर व्यवसाय को बचाना और संकट प्रबंधन कहलाता है। सही समय पे संकट, आपको डर लग रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ दिए, बच गए, वो क्या होता है? संकट, क्राइसिस मैनेजमेंट होता है। बिजनेस में ऐसा मेरे को कोई संकट लग रहा है,
एंड टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ संकट आ गया, अब मैं अगर सही डिसीजन ले लूंगा और उसको सर्वाइव करवा दूंगा मेरे बिजनेस को, तो वो क्या कहलाएगा, क्राइसिस मैनेजमेंट कहलाएगा मेरे बच्चा। अब बात करते हैं प्रकार, क्राइसिस प्रकार। कच्चा माल का संकट, मैं कोई ऐसी चीज बना रहा हूं कि मेरे को आगे से माल ही नहीं मिल रहा, मार्केट में बहुत डिमांड है पर बनाने के लिए कच्चा सामान ही नहीं मिल रहा, तो ये क्या कहलाएगा, क्राइसिस सॉरी रॉ मटेरियल क्राइसिस। दूसरा होता है, देखो क्या समस्या आती है, कच्चा माल अचानक महंगा हो जाए, सप्लाई बंद हो जाए या घटिया या गुणवत्ता ना मिले। इसका समाधान क्या है, 2-3 सप्लायर्स रखे, एक बंद कर दे तो दूसरे से ले लो, पहले से स्टॉक रखो और स्थानीय सप्लायर खोजे वहां के लोकल जो है उनसे। दूसरा है प्रोडक्शन क्राइसिस समस्या, मशीन खराब हो गई, उत्पादन नहीं दे पा रहे हो, बिजली की समस्या हो गई, मजदूरों की कमी हो गई। इसका समाधान क्या है, मशीन का समय समय पर सर्विस करवाओ, ठीक है, बैकअप पावर रखो, जनरेटर रखो, लाइट चली गई तो भी सप्लाई दे सको, और ऐसे ट्रेनिंग वाले मजदूर रखो कि काम आपका दमादमी से कर सके। लीडरशिप क्राइसिस, ये बहुत तगड़ा है। ये कब आती है, जब सही निर्णय नहीं लेते हैं, प्रबंधन में झगड़ा हो जाता है, 3-4 लोगों में पार्टनरशिप में प्रोग्राम है और झगड़ा हो गया, सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो ये भी संकट आ जाता है कि अरे यार जॉर्ज तू थारा पीसा ले, बंद कर ले ताम चामड़न, तो बंद कर इस जुगाड़ को, तो वो संकट आ जाता है। उसके लिए, उससे बचने के लिए क्या चाहिए अपने को, ये देखो यहाँ पे सही निर्णय न लेना। ये क्यों होता है, देखो समस्या ये किस कारण होती है, सही, इसका समाधान क्या है, देखो मजबूत नेतृत्व करे, सही समय पे सही निर्णय ले और कर्मचारियों को अच्छे से रखे। फिर है मार्केटिंग क्राइसिस, बाजार का बिक्री कम, ग्राहक कम, प्रतियोगिता ज्यादा, एक ही जैसी बहुत सारी दुकानें खुल गई, ग्राहक कम है, तो फिर कहते हैं कि मार्केट में तो यार अब की बार तो काल पड़ोगो, सूख हुई जाए, कौन मतलब की बात, कौन बेटियां जमाखियां मार रहे हैं ना, तो वो क्या है, एक तरीके से क्राइसिस है, ठीक है। मार्केट क्राइसिस से बचने के लिए क्या करना चाहिए अपने को, देखो प्रचार बढ़ाएं, जगह जगह अपनी दुकान के एड लगाएं, नए नए ऑफर्स उनको दे ऑफर दे, नए बाजार को तलाश करें, ऑनलाइन बिक्री चालू कर दे। फिर आता है वित्तीय संकट, जो कि अभी चल रहा है तुम सब लोगों के और मेरे भी, ठीक है, पैसे की कमी, कर्ज ना मिलना, अरे यार ये तो लेना भी नहीं, इसकी समस्या, ज्यादा खर्च होना, ये हो रही है। इसका समाधान क्या है, उचित बजट बनाओ, यहाँ पे सारी चीजें बजट से बाहर है बेटा, ठीक है। लागत कम कर दो, यहाँ पे लागत फुल है, दिन का 1 रुपए कमाते नहीं, सुबह उठते ही 100 रुपए खर्च, ठीक है, फ्लेट से नीचे उतरते 100 रुपए खर्च, स्कूटी पे जैसे ही सेल्फ मारी 200 रुपए खर्च, ठीक है, मार्केट में घुसे फिर 100 रुपए खर्च, घूम के वापिस आ रहे हैं, वापिस आते आते 1000 रुपए खर्च, तो क्या है, लागत तो कम हो ही नहीं रही है, खर्चों का सही हिसाब किताब तो है नहीं, किसको फोन पे करिए पता ही नहीं चलता आजकल। तो ये सब चीजें आपको बचना चाहिए, किससे, क्राइसिस से। नेचुरल क्राइसिस में आ सकता है कि बाढ़ आ गई, आग लग गई, भूकंप हो गया, ओ हो, ठीक है, ये सब आपके आते हैं उसमें। अब इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। मार्केट क्या होता है, जहां पे खरीद और बिक्री होती है। मार्केट टाइप्स कितने होते हैं, स्थानीय मार्केट होता है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता और औद्योगिक मार्केट होता है। मार्केटिंग असिस्टेंट्स क्या होते हैं, ऐसी सरकारी एजेंसियां जो मार्केटिंग में मदद करती है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है, सही उत्पाद को सही कीमत पे और सही जगह पर सही प्रचार करके सही आदमी को बेचना। क्राइसिस क्या होता है, संकट आने पे व्यवसाय को बचाने की योजना जो होती है, क्राइसिस मैनेजमेंट कराती है। कितने प्रकार का होता है, रॉ मटेरियल क्राइसिस, कच्चे माल की कमी के कारण और संसाधनों की कमी के कारण। प्रोडक्शन क्राइसिस, उत्पादन रुक जाता है, मशीन मजदूर आदि समस्या हो जाती है। फाइनेंशियल क्या, पैसों की कमी हो गई। नेचुरल क्राइसिस, आग बाढ़ आदि। ये हो गए बेटा आपके, मेरे अकॉर्डिंग 13 के 13 टॉपिक्स मैंने समझा दिए, और इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। आप क्वेश्चन लिख लो क्या क्या आएंगे। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप के प्रकारों को बताइए। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट को समझाइए। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्षमताएं होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है, और इसके अलावा ईडीपी क्या है, ईडीपी क्या है, ईडीपी की फुल फॉर्म लिखिए और ईडीपी का कॉन्सेप्ट्स और इसकी टर्मिनोलॉजी समझाइए जो मैंने आपको बताई। एक अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या गुण होने चाहिए, कैरेक्टर्स और एबिलिटीज कैपेसिटीज क्या होनी चाहिए बताइए। इसके बाद में क्राइसिस क्या है, मुख्य 3 क्राइसिस और उनके समस्या समाधान को समझाइए, मैनेजमेंट को बताइए। उसके बाद में आपके पास आता है क्वेश्चन, स्किल्स क्या है, स्किल्स क्या है, वित्तीय जोखिम क्या है उसको समझाइए, रोजगार या व्यवसाय में जोखिम की आवश्यकता क्यों है समझाइए। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपके पेपर में, और बता दूं, चलो लिखो फिर सुनो, और क्वेश्चंस बता देता हूं मैं। जय श्री राम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जय हो बालाजी की। आने दो आने दो आने दो, दिमाग में आ नहीं रहा, जो पेपर में छपा हो उसको स्कैन कर रहा हूं मैं। हाँ, एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या है, रोजगार बिजनेस या व्यवसाय के लिए पर्यावरणीय
स्क्रीनिंग कारक कौन कौन से हैं और कैसे ये इफेक्ट करते हैं, बड़े क्वेश्चंस में है, लिख लो, आएगा। चलो ये हो गई एक बार कोर्स की बात। अब यार यहाँ तक अगर सही में समझ में है ना, तुम्हारे सामने एक इंसान, इतने निर्दयी मत बनो कि एक इंसान कंटिन्यू 1 घंटा 45 मिनट से 1 सेकंड चुप नहीं हो रहा, मैटर इकट्ठा किया, अकॉर्डिंग टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा है, रेगुलर बोले जा रहा है, रेगुलर बोले जा रहा है अकेला कैमरे के सामने, और आपको समझ में आए ये क्वेश्चंस कल मिले, आपको लगे पहले अगर इस प्लेटफॉर्म से मदद हुई है तो यार लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करना, और जितने भी आपके ग्रुप से सब में इस वीडियो को शेयर कर दो, सब में इस वीडियो को शेयर कर दो अभी के अभी। ये तो हो गई बात आपकी। अब बात करते हैं अपन, एक और पीडीएफ है उसकी देख लेते हैं थोड़ा सा, या काफी है इतना। हाँ, अब जो तुम्हारे जूनियर्स आ रहे हैं, अब घर की बात सुनो, अब मेरे को बड़ा भाई मानते हो तो जो भी फर्स्ट ईयर के जूनियर्स आएंगे, आप कहीं से देख रहे हो, जेट के थ्रू आए, चाहे सीयूटी आईसीआर के थ्रू आए, चाहे एमपीपीएट या यूपी केटेट या जो भी आपके एग्जाम के थ्रू जो आपके जूनियर्स आएंगे फर्स्ट ईयर में, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, उनको बता देना कि एप्लीकेशन पे तो नोट्स पढ़े हैं और यूट्यूब पे फ्री क्लासेस उनकी हो रखी है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। एक सेकेंड, हाँ शिवम, हेलो, हाँ जी, 20-25 मिनट अराउंड। ओके ओके, आई विल कम, आ रहा हूँ मैं। ओके ओके, ठीक है बेटा, है ना। अब समझो, जो आपके जूनियर्स आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके लिए सारी क्लासें तो है ही, बहुत जल्द वो 15 तारीख तक आएंगे राजस्थान वाले। हमारी बुक, मेरी बुक, आपकी बुक, मेरी नहीं सॉरी, आपकी बुक, आपकी अपनी फार्मर्स लव की बुक, बीएससी एग्रीकल्चर प्रिंसिपल्स, जिसमें आपके फर्स्ट सेमेस्टर के 16 के हिसाब से 5 सब्जेक्ट रहेंगे, कंप्लीट नोट्स और वीडियो सॉल्यूशंस तो यूट्यूब पे फ्री है ही, बिल्कुल सही रेट में आपके मिल जाएगी, ट्रॉली भर के प्रिंट होने गई है, ठीक है, और बहुत अच्छे से लॉन्च करेंगे उसको और आपको पता चल जाएगा। तो उन सबको सजेस्ट करना है, एक अच्छा कंटेंट उनको मिले, उनकी अच्छी नींवें उनकी बने, वहां से आपको उसको बुक को उनको सजेस्ट करना है, क्लासेस सजेस्ट करने, और आप अपने सारे ग्रुपों में इसको भेज दो। आगे के 6 पेपर बाकी है, देख लो, मेरा साथ निभाओगे, मैं आपका साथ निभाऊंगा, उनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएगी, वन शॉट क्लास है। चलो, इससे बाहर कुछ नहीं है। अब मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूँ मेरे बच्चा, चलो। 1 मिनट, सॉरी 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 सॉरी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट कोर्स कर दिया है हमने यार, रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, जल्दी जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। हाँ चलो रिवाइज करो एक बार, इसके पे ब्राइटनेस कम करता हूँ ताकि आपको सही से दिख पाएगा। वेट ए मिनट, ओ सेट, अब तो नहीं दिख रहा ना, ऐसे ही दिखेगा यार, चलो कोई नहीं। उद्यमिता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आप सबको पता है उद्यमिता का विकास क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्तियों को नए व्यवसाय शुरू करने के लिए, नया व्यवसाय शुरू करने के लिए क्या किया जाता है। रिवाइज करवा रहा हूँ जल्दी से, मात्र 10 मिनट में रिवाइज करेंगे पूरे 13 के 13 टॉपिक्स। उद्यमिता का विकास में डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है मैंने बता दिया, फ्रेंच शब्द है, एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें व्यक्तियों को, नए व्यक्तियों को, जिनको क्या बोलेंगे, मैं एंटरप्रेन्योर बोलूंगा, उद्यमी बोलूंगा, उनको नया व्यवसाय मतलब एंटरप्राइजेस शुरू करने के लिए, उनको प्रतिबंधित करने, उनको विकसित करने, उनकी क्षमताओं, उनकी इच्छा विकसित करने के लिए, उनको नॉलेज, कौशल, दृष्टिकोण का तैयार किया जाते हैं, वो होते हैं। इसमें प्रेरक कारक में देखो क्या क्या कारक है, मैंने बताया था स्वतंत्रता की इच्छा, अपनी पहचान बनाना, रचनात्मक, वित्तीय स्वतंत्रता, चुनौतियों का सामना करना। बाहरी कारक में सरकारी नीतियां वगैरह। आगे बात करते हैं बेटा इसी में, सामाजिक कारक मैंने बताया था, परिवार का समर्थन, शिक्षा, कौशल, सामाजिक। पर्यावरणीय कारकों में मैंने बताया एनवायरमेंटल फैक्टर्स में सरकारी नीतियां, बाजार की मांग, तकनीकी आदि। उद्यमियों की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उच्च उपलब्धि की आवश्यकता है उसको, जोखिम लेने वाला होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, दूरदृष्टिता उसमें होनी चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए, समस्या का समाधान करने वाला होना चाहिए, स्वतंत्रता वाला होना चाहिए, और मेन चीज उसके पास पैसा भी होना चाहिए यार लगाने के लिए रोजगार में, ठीक है बेटा बेटा। चलो, उद्यमिता के गुणों या क्षमताएं, ये मैंने सारी बता दी कि उसमें इनोवेटिव हो, अवसर की पहचान करने वाला हो, अच्छी ऊर्जा हो, निर्णय लेने की क्षमता हो, संचार, तनाव सहने की क्षमता हो, कुछ ऐसा क्राइसिस आ रहा है तो। आगे बात करते बेटा इसी में, अवधारणा क्या है, उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ईडीपी, वही बात है ईडीपी। ये क्या है, एक सुनियोजित व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों में
एंटरप्रेन्योरशिप कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण को विकसित करना है, वही सेम चीज है मैंने बता दी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? रोजगार सर्जन में, आर्थिक विकास में, संतुलन में, जीवन स्तर में सुधार में, नवाचार में, निर्यात में और संसाधनों के उपयोग में, ये ऑलरेडी बता रखा है। अब इसका महत्व भी मैंने बता रखा है, एंटरप्रेन्योरशिप, ईडी का महत्व। फिर इसमें देखो द इवोल्यूशन ऑब्जेक्टिव, उद्यमिता का विकास, उद्देश्य, प्रकार, कार्य और महत्व। उद्यमिता का विकास प्राचीन काल में बताया, वस्तु विनिमय करते थे कि लोग बाग, हमारे दादा और उनके दादा थे, वो क्या करते थे, गेहूं लेके जाते थे, तो गेहूं देके आ जाते थे, उनके बदले दूसरी जो चीज चाहिए थी वो लेके आ जाते थे, वस्तु विनिमय करते थे। मध्य युग में व्यापारी और साहसी लोगों ने क्या किया, थोड़ा बहुत बिजनेस चालू किया। औद्योगिक में क्या, बड़े पैमाने पे कारखाने आ गए, ये चीजें। आधुनिक युग में तो क्या, वैश्वीकरण आ गया, पूरा ऑनलाइन काम सिस्टम सेट है। इसके उद्देश्य क्या है, लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप के गुणों को विकसित करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, उत्कृष्टता बढ़ाना, ये सब मैंने बता दिया। ये छोटी चीजें आपके लिए बड़ी नहीं है। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, लघु व्यवसाय मैंने बताया, स्मॉल। फिर आया स्केबल, मतलब ऐसे व्यवसाय जिनमें बड़े पैमाने में बढ़ने की क्षमता होती है। फिर आया सामाजिक, नवाचार, खरीद, ये सब मैंने आपको बताया। एग्रीकल्चर महिलाओं वाला, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप वाला, कृषि वाला। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, जोखिम लेना, संगम, निर्णय लेना, योजना बनाना, बाजार अनुसंधान, वही चीजें है। थोड़ा सा ये हार्ड लैंग्वेज है, मैंने इजी लैंग्वेज में बताया था। अब आगे बात करते हैं बेटा इसी के अंदर, ट्रेनिंग क्या है। उद्यमशीलता का कौशल, प्रबंधन और तकनीकी कौशल में प्रशिक्षण देना ट्रेनिंग कहलाता है। टॉपिक 4 के हिसाब से पर्यावरणीय स्कैनिंग क्या है। देखो पर्यावरणीय स्कैनिंग क्या है, यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक उद्यमी या संगठन अपने आंतरिक और बाहरी वातावरण के अवसरों और खतरों की पहचान के लिए जानकारी एकत्रित करता है। ये मैंने बता ही दिया था। तो इसमें क्या क्या आंतरिक कारक और बाह्य कारक क्या है, कंप्लीट मैंने समझा दिया था बेटा आपको। आगे बात करते हैं इसी में, अवसर की पहचान, रुझान छोड़ो, ईडी को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, एक उद्यमी के लिए व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक वो भौतिक, मैंने बताया था कि मैंने इन्वर्टर लिया, वाईफाई लिया, वो लिया, कैमरा लिया, वो चीज आ गई, ठीक है। परिवहन संचार मैंने बताया, परिवहन के लिए सड़क, रेलवे, मैडम बस से आती है, ट्रेन से आती है। संचार के लिए हमने वो किया है ना, पानी के लिए मैंने कैंपर लगवाया, ये सब चीजें मैंने आपको समझा दी। वित्तीय सहायता के लिए बैंक, ये मैंने बता दिया आपको, छोड़ो। सहायता प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम में मैंने बताया था कि कितने प्रकार का, टेक्निकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट, ठीक है, और लेबर सपोर्ट, 4 प्रकार का होता है। ये देखो तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, वही चीजें है सारी की सारी। पॉलिसीज क्या होती है मैंने बता दिया था आपको। सरकारी पॉलिसीज कौन कौन सी है मैंने बताया था, SIBDI, MSME, EDI, एनजीओ, कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो भी अपनी मदद करते हैं। टॉपिक 6 में अपन ने देखा था कि उत्पाद, प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हैं। कैसे सिलेक्शन करते हैं मैंने बताया था, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी बाजार में डिमांड हो, ठीक है, आसपास वो नहीं मिल रहा हो, समस्या का समाधान हो, सारी चीजें मैंने बताई थी आपको। स्वामित्व का मैंने बताया था कि या तो अकेला आदमी कर रहा है, एकल स्वामित्व कहलाता है, या साझेदारी या पार्टनरशिप, या फिर क्या कहलाता है, कंपनी बना लेता है, या फिर लिमिटेड प्राइवेट बना लेता है। ये सारी पंजीकरण मैंने बताया था कितने प्रकार का करवाता है, या तो वो ट्रेडमार्क लेता है या वो GST लेता है, ये सारी चीजें मैंने बताई। पूंजी मैंने बताई कि कैपिटल क्या होती है, व्यवसाय व संचालन के लिए आवश्यक जो धन होता है। 2 प्रकार की होती थी, फिक्स पूंजी मैंने बताया था, बोर्ड ले लिया 2 लाख का फिक्स पूंजी हो गई, पर मैं रोजाना जो रिचार्ज करता हूँ, टीचरों को आने जाने का देता हूँ, रेंट देता हूँ, सैलरी देता हूँ, वो क्या है, मेरी कार्यशील पूंजी है, ये मैंने बताया था। आगे बात करो, छोड़ो, बिक्री का भी मैंने बता दिया। प्लानिंग वाला बता ही दिया, कैसे प्लानिंग करना है, भविष्य में क्या क्या लक्ष्य करने हैं, बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है ये। आगे बात करो, कुछ ऐसी नई चीज है तो मैं बता दूंगा। क्राइसिस, क्राइसिस 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 आ गया भाई, ये आ गया, इसमें आएगा। अच्छा ये प्रोडक्ट के बारे में ये अपन ने पढ़ लिया, इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं बन रहा, बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन बनेगा वो मैं बता दूंगा मेरे बच्चा। मटेरियल मैनेजमेंट में हमने देखा कि क्या क्या दिक्कत आ सकती है, कच्चा माल खरीद, भंडारण की दिक्कत आती है इसमें, है ना, परिवहन की दिक्कत आती है, तो उसके लिए भी अपन ने इलाज देख लिया था कि कैसे क्या करना है मैनेजमेंट अपने को। इसके बाद में ये आ गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अपन ने देख ही लिया, व्यवसाय, निवेश, वित्त पोषण, पूंजी क्या है, ठीक है, ये सारी देख ली अपन ने। लागत क्या है, कंप्लीट चीजें लगाने में, कोर्स बनाने में जो पैसे लगे शुरू से एंड तक, वो लागत कहलाती है, ठीक है। योजना हमने देख ली। क्राइसिस मैनेजमेंट अपन देखते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपने देख ली थी। 13वां टॉपिक जो था उसमें से बड़ा क्वेश्चन आता है क्राइसिस मैनेजमेंट, संकट क्या होता है, एक संगठन को अप्रत्याशित और विघटनकारी घटनाएं निपटने, ये इतना हार्ड है। संकट मैंने बताया था, कोई भी बिजनेस है
उसके ऊपर ऐसी स्थिति आ जाना किसी भी कारण से, वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकता है, कच्चे माल की पूर्ति, मैंने बताया था रॉ मटेरियल, ये लास्ट में दोबारा देखोगे सारी चीज याद आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेटा आपके 13 के 13 टॉपिक खत्म होते हैं। नेक्स्ट जो आपकी क्लास है, मेरे को कमेंट करना कौन सी उसकी चाहिए, वन शॉट कौन से उसकी चाहिए, और फर्स्ट सेमेस्टर वालों को याद करके बता देना। जिस बच्चे ने यहाँ एंड तक क्लास देखी ना, प्यारा सा हार्ट मेरे को दे देना, दिल मेरे को दे देना। वैसे भी मेरा दिल तुम्हारे पास है, तुम्हारा दिल मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, चलो दिल की बातें होती रहेगी। अभी मैं दिल्ली निकलता हूँ। सभी भाइयों को राम राम, जय श्री राम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु। जो भी है सबका मालिक एक ही है, सबका मालिक एक ही है, और मालिक देख रहा है। किसी को ये टेंशन है कि मालिक देख रहा है, तो किसी को ये सुख है, भरोसा है कि मालिक देख रहा है। दोनों में फर्क है। किसी को टेंशन है, कोई डर रहा है कि ऊपर वाला देख रहा है, और कोई ऐसे निश्चिंत होकर बैठा है कि हाँ ऊपर वाला देख रहा है। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग चीजें। मस्त रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, लोड नहीं लेना, बढ़िया चिल फन करो, अच्छी जिंदगी जियो, अपनी जिंदगी के गोल सेट करो, पढ़ते रहो। फार्मर्स लॉ पे अपने जूनियर्स को बताओ कि अगर कुछ अच्छा सीखना है, इनोवेटिव चीजें सीखनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर एक नई जर्नी, फ्री ऑफ कॉस्ट को भी हटाओ, एक जर्नी, एक यादगार सफर आपको बनाना है, तो जाइए फार्मर्स लव ऐप इंस्टॉल कीजिए। उस पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर की सारी क्लासें मिल जाएगी। और सुन लो, अभी तक जिन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जाके फॉलो कर लो, प्यारी प्यारी चीजें आती रहेगी इंस्टाग्राम पे। वीर विकास गुजर के नाम से है, यहाँ दे देता हूँ आईडी में, वीर VIKASGURJAR के नाम से है, फॉलो कर लेना। और अभी भी कोई बच्चा ऐसे लग रहा हो कि मेरे को कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करनी है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, चाहे राजस्थान को चाहे कहीं से, 8 मार्च को उसका पेपर है और 15 दिसंबर तक उसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उसका कंप्लीट कोर्स 110 वीडियो एग्रीकल्चर के हैं, 120 वीडियो राजस्थान जीके के हैं और 40 वीडियो हिंदी के हैं। कंप्लीट कोर्स है और इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और उसकी प्राइस है मात्र 1999 रुपए। अगर किसी बच्चे को लेना है तो मेरे ये नंबर है 977297654892। ओनली व्हाट्सएप मैसेज, कॉल तो लगेगा नहीं क्योंकि मेरे पास मजदूरों की कमी है कम्युनिकेट करने वालों की। तो व्हाट्सएप में लैपटॉप में रहता हूँ, देख लेता हूँ, तो मेरे को मैसेज कर देना। और भी जो कुछ ऑफर रहेगा मैं लगा के कर दूंगा तुम्हारा काम, पर तुम पढ़ो। और ये बीएससी की क्लास अगर देख रहे हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट। बेस्ट ऑफ लक, कल के पेपर में मजा आएगा, यही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, लव यू है मेरे सारे भाइयों को। ठीक है।